We are live now. Right. So you want to say something, or I should start immediately? Today, on the fourth day of the session, I welcome all the participants in our today's session. Very enlightening and enriching session sir is taking, which is helping to clear a lot of accounting concepts for everyone, for all age groups, students, corporates, businessmen, housewives. Many have joined. Many accountant has joined us during this session. So, without taking much time, let's start with the today's session with Ved sir. Over to you, sir. Right. Thank you, Dipti ji. Yes. So, journal entries एपिसोड नंबर 7. अच्छा, इससे थोड़ा सा मैं आपको रिव्यू करवा देता हूँ. पहले देखो, पहले हमने जो अकाउंटिंग साइकिल सीखा था उसमें क्या कर रहे थे हम कि एक मार्केट से एक रजिस्टर लाए, उस पर हमने लाइंस ड्रॉ कर ली इक्वेशन के लिए, अकाउंटिंग इक्वेशन के लिए, और पूरे साल में जितनी भी अकाउंटिंग इक्वेशन थी वो 31 मार्च तक हम सारी उसमें नोट डाउन करते जा रहे थे. और ठीक 31 मार्च जिस दिन क्लोजिंग होती है उस दिन शाम को हमने क्या किया, उसका लास्ट इक्वेशन को एक अलग से पेपर शीट पर उसकी बैलेंस शीट बना दी और एक फॉर्मूला लगाया, क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स माइनस फ्रेश कैपिटल. वो हमारा निकला है नेट प्रॉफिट. और जितना नेट प्रॉफिट था उसका 10%, लेट्स से 10% इनकम टैक्स है इंडिया में, तो 10% इनकम टैक्स हमने कहीं आस पड़ोस किसी बैंक में जमा करवा दिया. वो उससे पहले एक इनकम टैक्स का एक फॉर्म मिलता बाजार से 1-2 रुपए का, वो फॉर्म भरा, उसमें फॉर्म का नाम, एड्रेस, पैन नंबर एटसेट्रा वगैरह ये सब चीजें होती हैं. वो आपने फिलअप किया और इनकम टैक्स जमा करवा के स्टेट बैंक से रसीद लेके आ गए. और रिसीट, नेट प्रॉफिट और बैलेंस शीट और साथ में जितने भी वाउचर्स हैं, रिसीट्स वगैरह, वो और प्लस इस पूरे साल का बैंक स्टेटमेंट, जितना भी बैंक स्टेटमेंट है वो हमने स्टेपल किया और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, आईटीओ को, इनकम टैक्स ऑफिस को फोन किया, वहां से डेट ली और उस डेट पर चले गए. सपोज मैं दुकान चला रहा हूँ तो अब मैं अपने अकाउंटेंट को साथ लेके गया, दोनों हम गए ताकि एक्सप्लेनेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो. और इनकम टैक्स ऑफिसर पूरा सेटिस्फाइड था, उसने स्टैंप लगा के दिया, सर्टिफिकेट दे दिया कि एवरीथिंग इज ओके, और घर आ गए. ये तरीका होता है और सरकार के पास टैक्स भी पहुंच गया. और मैंने आपको बताया कि अकाउंटिंग इक्वेशन किसी भी दुनिया के कोने में नहीं चलाई जाती और ना ही हमारा इंडियन जो भारतीय आयकर विभाग है, जो इंडियन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, वो पहली बात तो इंडियन इक्वेशंस को एक्सेप्ट ही नहीं करता. वो इसे मानता ही नहीं कि ये साइंटिफिक है, क्योंकि इसमें काफी गड़बड़ होने के चांसेस हो जाते हैं, आप काफी चीजें छुपा सकते हो. तो वो इसे ज्यादा साइंटिफिक नहीं मानते. तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप जो है अकाउंटिंग इक्वेशंस का जो अकाउंटिंग प्रोसेस था, जैसे अकाउंटिंग साइकिल बोलते हैं, वो अडॉप्ट नहीं कर सकते. फिर सवाल उठता है कि ये सिखाया क्यों गया. हर एक स्कूल में, हर एक दुनिया के हर एक कोने में सिखाया जाता है, चाहे चाहे आप इंडिया में पढ़ रहे हैं, चाहे आप लंदन में पढ़ रहे हैं. ये अकाउंटिंग इक्वेशन को तो आपको सीखना पड़ेगा अगर आप अकाउंटिंग सीख रहे हैं. तो इससे क्या होता है कि आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर होते हैं इसके थ्रू. और नंबर 2, आपको मैकेनिज्म पता चल जाता है कि कौन सी ट्रांजेक्शन जो है कैसे एसेट्स और लायबिलिटी को हिट करती है, कैसे कम करती है, कैसे किसी को ज्यादा कर देती है, एटसेट्रा एटसेट्रा. ये चीजें आपको इक्वेशन के थ्रू समझ आ गई. तो वो जो अकाउंटिंग इक्वेशन का प्रोसेस था, अकाउंटिंग प्रोसेस था, या जो अकाउंटिंग साइकिल था, वो समझाने का मकसद यही था कि आपको बेसिक्स क्लियर किया है. एक्चुअली जो जो सिस्टम चलता है, जो अडॉप्ट करती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और बाकी जो आजकल आप अकाउंटिंग देखते हैं, वो डबल एंट्री सिस्टम पे चलता है. और ये जो डबल एंट्री सिस्टम है, ये लगभग 1497 में लूका पेशोली था, इटालियन मैथमेटिशियन था, लूका पेशोली. आप देख लीजिएगा उसमें गूगल में. और उसने इंट्रोड्यूस किया था डबल एंट्री सिस्टम, जो हम आपको सिखाने जा रहे हैं. ये उसका था और वो ऐसा सिस्टम है कि आज भी दुनिया के हर एक कोने में वही वाला जो इटालियन सिस्टम चल रहा है, जिसे डबल एंट्री सिस्टम बोलते हैं. तो उसी ने ये वर्ड्स दिए थे, डेबिट और क्रेडिट. इसलिए मैं बार बार पूछ रहा था कि आप कह रहा था, नोट पूछ रहा था, आपको बार बार कह रहा था कि आप मेरे से ये मत पूछना कि इसे डेबिट क्यों बोलते हैं, क्रेडिट क्यों बोलते हैं, और ये डेबिट कैसे होता है. ये तो एक मैकेनिज्म उसने जो डेवलप किया, वो हम आपको सिखाया जा रहा है, क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम मैंने डेवलप नहीं किया, इनफैक्ट किसी टीचर ने डेवलप किया. वही जो लूका पेशोली ने जो डेवलप किया था, वही हम आपको समझा रहे हैं. जैसे आप साइंस सीखते हो तो साइंस, एडिसन ने कैसे बनाया बल्ब, क्या मैकेनिज्म था, वो आपको सिखाया जाता है. वो खुद तो ना हमने ये चीजें की हुई हैं.
तो वही वाली बात यहाँ पर हो रही है। अब ये दूसरा जो साइकिल है अकाउंटिंग प्रोसेस और अकाउंटिंग साइकिल जर्नल एंट्रीज के बारे में आपको इस समय सिखाया जा रहा है। इसमें क्या किया जाता है कि हर एक ट्रांजेक्शंस के दो पार्ट्स कर दिए जाते हैं, और उन दो पार्ट्स को क्या बोलते हैं, एक को बोलते हैं डेबिट पार्ट और एक को बोलते हैं क्रेडिट पार्ट, मैंने अभी बताया था। और टेक्निकली उसे बोलते हैं डेबिट अकाउंट और क्रेडिट अकाउंट। मतलब हर एक ट्रांजेक्शन स्प्लिट हो जाएगी दो पार्ट्स में, एक डेबिट अकाउंट और एक क्रेडिट अकाउंट, इसलिए इसे डबल एंट्री सिस्टम बोलते हैं कि हर एक ट्रांजेक्शन दो पार्ट्स में डबल पार्ट में स्प्लिट हो जाएगी। तो वही आपको सिखाया जा रहा है फिलहाल। कल आपको थोड़ा सा मैंने वो टेक्निकली बताया था कि जर्नल एंट्री कैसे बनाई जाती है, तो नेचुरली काफी ध्यान रखिए, कोर्स काफी फास्ट चल रहा है क्योंकि कंडेंस कोर्स है, तो आपको थोड़ा सा यू शुड बी अ बिट मोटिवेटेड, तभी आप सीख पाएंगे। और पैरेलल आप वीडियो जरूर देखिए और आप ई बुक जरूर पढ़िए पैरेलल, अगर आपने इसका पूरा फायदा उठाना है। कोर्स तो मैं आपको पूरा करवा दूंगा, पर आपको थोड़ी सी पैरेलल मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि ये कोर्स बड़ी तेजी से चल रहा है। मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि ये जो मैं विद इन 1 वीक मोर है, अगले सैटरडे तक मैं ये कोर्स खत्म कर दूंगा ये कंप्लीटली। मतलब आई टुक ओनली 2 वीक्स। पर सच्चाई तो यह है कि अगर आप स्कूलों में जब आपको ये पूरा कोर्स करवाया जाएगा तो टीचर माइट टेक 3 to 4 months। अब 3-4 महीने का स्कूल का कोर्स एक 2 वीक्स में अगर कंडेंस कर दिया जाएगा तो नेचुरली थोड़ा सा हैवी तो होगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। पर मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि इसको सिंप्लीफाई करूँ, आपके ऊपर ज्यादा बर्डन ना पड़े। पर आपको ये तो मेहनत करनी पड़ेगी, आपको पैरेलल अगर आपने रैली में सीखना है, अगर आप थोड़े से भी मोटिवेटेड, तो आपको ई बुक पैरेलल जरूर पढ़नी पड़ेगी और प्लस वीडियो जरूर देखनी पड़ेगी। मतलब अगर 90 मिनट्स की मैं क्लास ले रहा हूँ तो कम से कम 90 मिनट्स आपको घर भी पढ़ना पड़ेगा, तभी ये कोर्स इफेक्टिव हो पाएगा। और हाँ, ये पक्की बात है कि ये जब तीनों साइकिल सीख चुके हो गए आप, किसी भी क्लास में आप बैठिए, चाहे चार्टर्ड अकाउंटेंट की चाहे बैठे, चाहे आईसीडब्ल्यू चाहे बीकॉम की क्लास में बैठिए आप। मैं 11th के स्टूडेंट्स को भी बोल रहा हूँ, अगर आप ये कोर्स करके अगर आप गलती से बीकॉम की क्लास में फाइनल ईयर की अकाउंटेंसी की क्लास में अगर बैठ जाते हो तो आपको चक्कर नहीं आएंगे, आपको पूरी बात समझ आनी शुरू होगी कि टीचर सामने क्या बोल रहा है, क्योंकि आपको बेस क्लियर होगा। सो बी केयरफुल। सो जर्नल एंट्रीज एपिसोड नंबर 7। अच्छा, इसमें अब जो है पहले आपको बता रहे हैं कि कैरिज इनवर्ड और कैरिज का बेसिकली मीनिंग क्या होता है, पहले ही बता चुके हैं पर फिर भी ये रिपीटिशन आ रहा है। कैरिज जो वर्ड यूज किया जाएगा अकाउंटिंग्स में मींस द कॉस्ट ऑफ कैरिंग गुड्स। अगर हम देखो बिजनेस कर रहे हैं तो नॉर्मली क्या होता है, या ट्रेडिंग बिजनेस कर रहे हैं या मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, आई मीन टू से चाहे मैं बुक शॉप चला रहा हूँ चाहे मैं बेकरी चला रहा हूँ, दोनों में मुझे गुड्स तो खरीदना पड़ेगा। अगर मैं बेकरी चला रहा हूँ तो मुझे व्हीट खरीदना पड़ेगा, अगर मैं बुक शॉप चला रहा हूँ तो मुझे बुक्स खरीदनी पड़ेंगी। तो दोनों ही गुड्स हैं। वो जो गुड्स हैं उनको कैरी तो करना पड़ेगा, क्योंकि अगर सपोज मेरी दिल्ली में बुक शॉप है और बुक्स मैं खरीदता हूँ दरियागंज से, तो दरियागंज से जब बुक्स लाऊंगा तो मुझे कैरिज पे करना पड़ेगा उसके लिए। अगर वो फ्री होम डिलीवरी कर रहा है मेरा सप्लायर तो नथिंग लाइक दैट, तो मुझे कैरिज पे करने की जरूरत नहीं है। उसको फोन किया कि ये वाली बुक्स भेज दो, या मैं उसके ऑफिस गया कि ये अकाउंटेंसी की, इकोनॉमिक्स की, इंग्लिश की ये वाली बुक्स भेज दीजिए, ये नोटबुक्स, ये पेंसिल्स, ये पेन्स, स्टेशनरी की दुकान है ना, और वो उसने होम डिलीवरी कर दी, तब तो मुझे कैरिज नहीं पे करना पड़ रहा, क्योंकि कैरिज कौन पे कर रहा है, मेरा सप्लायर। पर अगर वो कहता नहीं हम कोई होम डिलीवरी नहीं करते, तो क्या करना पड़ेगा, मुझे वहां से सामान खरीद कर कोई टेम्पो वगैरह अरेंज करना पड़ेगा और वहां से ये सामान लाना पड़ेगा। मैं खुद तो कंधे पे तो उठा के लाऊंगा नहीं मैं। और वो जो उसको टेम्पो वाले को या रेडी वाले को जो पैसे पे करूंगा वो कैरिज कहलाएगा। कैरिज मीन्स द कॉस्ट ऑफ कैरिंग गुड्स। अच्छा, वो जो सामान आया है, जो गुड्स आया है, वो इन आया है, तो उसे बोलेंगे कैरिज इनवर्ड। जो सप्लायर से अपनी शॉप के लिए सामान खरीदूंगा उसे बोलेंगे कैरिज इनवर्ड। और अगर मेरे पास कोई कस्टमर का ऑर्डर आता है और मेरे यहाँ स्कीम है कि फ्री होम डिलीवरी की, और किसी स्कूल से या किसी लाइब्रेरी से मुझे ऑर्डर आया कि आप 20,000 की मुझे बुक्स भेज दीजिए, और मैंने एक टेम्पो किया और उसको होम डिलीवरी करवा दी, वो जो कैरिज मैं पे कर रहा हूँ वो मेरा कैरिज आउटवर्ड होगा। ठीक है, तो वो कैरिज आउटवर्ड क्या होता है, जब माल आउट हो रहा होता है, और कैरिज इनवर्ड क्या होता है, जब माल इन हो रहा है। ये से बोल सकते हैं कैरिज इनवर्ड और कैरिज आउटवर्ड। मींस कैरिज इनवर्ड जो होता है वो कैरिज ऑन परचेजेज होता है, क्योंकि माल खरीदा है ना हमने, और कैरिज आउटवर्ड जो होता है वो कैरिज ऑन सेल्स होता है, तो एक ही बात होती है। सो कैरिज आउटवर्ड मींस द कॉस्ट ऑफ कैरिंग गुड्स टू द कस्टमर्स, एंड कैरिज
outward and carries on sales are one and same thing. Now ये कैरीज की आप पिक्चर देख रहे हैं, ये जो छोटा सा ग्राफिक बनाया, कैरीज ऑन परचेजेस हो सकती हैं, कैरीज ऑन सेल्स हो सकती हैं। कैरीज ऑन परचेजेस को कैरीज इनवर्ड बोला जाता है क्योंकि जब हम परचेजेस करते हैं तो माल इन हो रहा होता है, और कैरीज ऑन सेल्स को क्या बोलते हैं, कैरीज आउटवर्ड, क्योंकि माल आउट हो रहा होता है। अच्छा, अब इस देखते हैं कि जनरल एंट्री कैसे की जाएगी। एग्जाम्पल, पेड कैरीज ₹1, तो एवरीथिंग शुड बी क्लियर कि अब ये कैरीज जो लिखा हुआ ₹1000 आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि ये कैरीज इनवर्ड है या आउटवर्ड है, बताया नहीं गया। खैर एनी हाउ, ये कैरीज में अगर इनवर्ड या आउटवर्ड का मेंशन नहीं किया गया है तो हम अकाउंटेंसी में एज्यूम कर लेते हैं कि दिस इज कैरीज इनवर्ड। बी केयरफुल, अगर कैरीज के लिए क्लियरली लिखा हुआ कैरीज ऑन परचेजेस और कैरीज ऑन सेल्स और कैरीज इनवर्ड या कैरीज आउटवर्ड्स, फिर तो बात ही खत्म होगी। अगर कुछ नहीं लिखा हुआ, आई रिपीट अगेन, अगर कैरीज के आगे कुछ नहीं लिखा हुआ तो हम मान के चलते हैं कि दिस इज कैरीज इनवर्ड। तो इसमें नहीं लिखा हुआ पर हम फिर भी मानेंगे। पेड कैरीज इनवर्ड ₹1000। तो हमें किसकी, अब ये एक ट्रांजेक्शन हुई, 1000 पे हमने टेम्पो वाले को कैश दिया, हमारे उस एक्सपेंस, हमारा खर्चा हुआ ना, एक्सपेंस हुआ, इसका नाम क्या है, कैरीज इनवर्ड या कैरीज। अब हमें इसे स्प्लिट करना है, दो पार्ट्स में स्प्लिट करना है, एक डेबिट पार्ट और एक क्रेडिट पार्ट। टेक्निकली डेबिट अकाउंट और क्रेडिट अकाउंट। चलो हम तलाश करते हैं, ये एक हमारी स्टैंडर्ड टेबल थी, इसको एक एक करके देखते हैं कि एक डेबिट ढूंढना है और एक क्रेडिट ढूंढना है। सो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, अगर फर्म में कोई एक्सपेंस हुआ है या लॉस हुआ है तो उसे आप डेबिट कर दीजिए। हुआ है, बिल्कुल हुआ है। आज हमारा ₹1000 का खर्चा हुआ है और एक्सपेंस हुआ है, और उस एक्सपेंस का नाम क्या है, कैरीज। तो आप लिखिए ना यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, कैरीज। यहाँ कैरीज डेबिट हो जाएगा। अब नीचे जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें डेबिट की तलाश होगी, तो हम क्यों टाइम खराब करते फिरें। अब हमें तलाश है क्रेडिट की। ध्यान रहे ये कभी भी ऑर्डर आपने डिस्टर्ब नहीं करना, ये नहीं कि पहले आप क्रेडिट द गिवर की तलाश करना शुरू कर दो, सारी जनरल एंट्री गलत हो जाएगी। सबसे पहले क्रेडिट और इनकम्स एंड गेन्स, अगर फर्म में कोई इनकम हुई है या गेन हुई है तो उसे क्रेडिट कर दीजिए। अरे भाई आज तो खर्चा हो गया हमारा, कोई इनकम नहीं हुई, छोड़ दो। नीचे क्रेडिट व्हाट गोज आउट, अगर फर्म से कुछ गया है तो उसे आप क्रेडिट कर दीजिए। हाँ गया तो है, आज 500 के 2 नोट गए, ₹1000 कैश चला गया, तो क्या चला गया। अगर व्हाट गोस, कुछ फर्म से बाहर गया, यस क्या गया, कैश, तो आप कैश को क्रेडिट कर दीजिए। डेबिट भी मिल गया कैरीज, और क्रेडिट भी मिल गया कैश। तो डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंगली हमें दो चीजें चाहिए थी, दो आइटम्स चाहिए थे, दो अकाउंट चाहिए थे, मिल गए, एक कैरीज डेबिट एंड कैश क्रेडिट। अब देखो इसको लिखा कैसे जाता है, तो ये देखो मैंने लिखा हुआ कैरीज ढूंढ लिया, डेबिट और कैश क्रेडिट हो रहा है। अब इसको फॉर्मेट में कैसे लगाया जाएगा, आप जानते हो ना फॉर्मेट में क्या होता है, पहला कॉलम डेट का, फिर पर्टिकुलर्स का, फिर एलएफ मींस लेजर फोलियो, फिर डेबिट अमाउंट, फिर क्रेडिट अमाउंट। अमाउंट नहीं लिखा हुआ बट ये अंडरस्टूड होता है आप, पर आप अपने कॉलम में अमाउंट जरूर लिखेगा। यहाँ डेट तो लिखी नहीं तो मैंने 1 लिख दिया, तो यहाँ क्या कर दिया, कैरीज अकाउंट डेबिट। ध्यान रखना थोड़ी सी ये फॉर्मेटिंग दोबारा हो जाएगी इसमें, आपकी बुक में सही है फॉर्मेटिंग, पर मेरे यहाँ थोड़ा सा इस पर काम चल रहा था इसलिए थोड़ी सी बिगड़ी हुई है ये। सो कैरीज ऐसे नहीं लिखा जाता, ये बात का ध्यान रखना। मैं नहीं तो आपको थोड़ा सा इसको ठीक कर देता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो इसमें से। ये तरीका होगा, कैरीज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। आप जानते हो ना कैरीज अकाउंट को क्या दोनों के आगे लिख दिया जाएगा, कैरीज अकाउंट एंड कैश अकाउंट। अब ये एक फॉर्मेट है, प्लीज डोंट आस्क मी ऐसा क्यों लिखा जाता है, क्योंकि ये तरीका है। तो ये डेबिट हो जाएगा कैरीज अकाउंट, क्रेडिट हो जाएगा कैश अकाउंट। तो कैरीज अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट। जनरल एंट्री क्या हो जाएगी, कैरीज अकाउंट डेबिट 1000, कैश अकाउंट क्रेडिट 1000। तो कैरीज अकाउंट डेबिट 1000 डेबिट साइड में लिख दिया, कैश अकाउंट क्रेडिट की बजाय लिखेंगे टू कैश अकाउंट, थोड़ा सा स्पेस देके शुरू में, जैसे पैराग्राफ में जाता है टू लिख दिया जाता है, ये प्रीफिक्स है क्रेडिट का। तो टू कैश अकाउंट का मतलब होता है कैश अकाउंट क्रेडिट, और 1000 क्रेडिट साइड में अमाउंट लिख दिया गया। और नरेशन क्या लिखा, बीइंग कैरीज पेड, राइट। कई लोग लिखते हैं फॉर कैरीज पेड, और कई लोग सिर्फ लिखते हैं सिर्फ कैरीज पेड, वट एवर यू लाइक। ये नरेशन है, ये नरेशन में आप जो है अपने टीचर को फॉलो कीजिएगा, अगर आप स्कूल में पढ़ रहे हैं तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। अब पेमेंट टू क्रेडिटर्स इन रूटीन इज नॉट ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस फॉर द फर्म। एक बड़ा स्टूडेंट्स को जनरली लास्ट तक ये कंफ्यूजन रहता है कि जितने भी दुकान से पेमेंट होती है और वो हमारी जो है एक्सपेंस होते हैं। नहीं, एक्सपेंस तो रूटीन एक्सपेंस जो, जैसे आज हमने माल खरीदा सप्लायर से, बुक्स खरीद के आए, और वो एक महीने बाद काउंटर पे आया कि हाँ जी मेरे पैसे तो पिछले महीने आप ₹10,000 आपने कहा था कि मैं दे दूंगा, तो मैं आ गया हूँ दुकान पे, आप मुझे पैसे दीजिए।
कलेक्शन करने आ गया, तो मैं उसको जो पेमेंट करूंगा वो मेरा एक्सपेंस होगा नहीं। रूटीन की क्रेडिटर्स की पेमेंट एक्सपेंसिव नहीं होते। जितने काउंटर पे कैश होता है वो इनकम नहीं होती, और जितना काउंटर से कैश जाता है वो खर्चे नहीं होते। वही वही बात है कि हर एक चीज चमकती सोना नहीं होती। तो यही बात यहाँ पर है, एक्सपेंसेस अलग चीज होते हैं और पेमेंट टू क्रेडिटर्स अलग होती है। क्योंकि जब मैं आज 10,000 पे 10,000 रुपीज जब मैं क्रेडिटर को दूंगा, अपने सप्लायर को दूंगा, जो मैं क्रेडिट परचेज की थी पिछले महीने, आज मैं पेमेंट कर रहा हूँ, तो एक साइड पे मेरा कैश कम हो जाएगा दुकान का, दूसरी साइड पे मेरी लायबिलिटी भी तो कम हो जाएगी। इसमें मेरे को क्या मिला? प्रॉफिट तो ना हुआ। मैंने आज अपना कर्जा चुकाया मैंने, और कर्जा चुकाने को प्रॉफिट नहीं बोलते। ठीक है कि नहीं? तो अच्छा, एक जनरल एंट्री करते हैं कि एग्जाम्पल पेड कैश ₹1,000 टू सी आवर क्रेडिटर। सी हमारा क्रेडिटर था। किसी जमाने में हमने इस बंदे से 1,000 रुपए की परचेजेस की थी, क्रेडिट परचेज की थी। आज वो दुकान पे आया, काउंटर पे टक टक टक, हाँ जी बोलिए क्या बात है? लगता है भाई साहब आप भूल गए, आप पिछले महीने दरियागंज में आप मेरे यहाँ पर आए थे और 1,000 रुपए के रेनॉल्ड्स के पेन ले गए थे, तो पैसे कौन देगा? मैंने को भूल गया। यार ठीक है, अब आप दीजिए। मैंने 500 दो नोट दिए और चलता बना वो। उसका नाम सी था। आज मैंने सी को अपना 1,000 का कर्जा चुका दिया, 1,000 की अपनी ओइंग चुका दी, 1,000 की अपनी लाइबिलिटी चुका दी, 1,000 की शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी चुका दी मैंने। वो हमारा क्रेडिटर था। अब हमें जनरल एंट्री बनानी है, तो क्या तलाश है? एक डेबिट की और एक क्रेडिट की। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। आज हमने सी को अपनी लाइबिलिटी चुकाई पुरानी, तो ये क्या एक्सपेंस है? नो, कोई एक्सपेंस नहीं है। डेबिट व्हाट कम्स इन, अगर फर्म में आज कुछ आया तो डेबिट कर दीजिए, नहीं कुछ नहीं आया। एंड डेबिट द रिसीवर, आज हमारे यहाँ से कैश गया, कुछ आया नहीं, फर्म से कैश गया, और रिसीव करने वाला कौन है सामने? सी। तो मिल गया, हमें सी मिल गया। अब हमें तलाश है क्रेडिट की। क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। हर कोई इनकम या गेन हुई है, फर्म ने क्रेडिट कर दिया। आज कोई इनकम नहीं हुई, हमने अपनी पुरानी लाइबिलिटी चुकाई है। क्रेडिट व्हाट गोस आउट, अगर फर्म से आज कुछ गया है तो उसे क्रेडिट कर दीजिए। क्या गया फर्म से? 500 के 2 नोट गए हैं, 1,000 रुपीज गया है, कैश गया है, तो कैश मिल गया। तो हमें डेबिट की पार्ट की तलाश थी और क्रेडिट पार्ट की तलाश थी। डेबिट क्या होगा? सी, और क्रेडिट क्या होगा? कैश। तो हमें सी भी मिल गया डेबिट साइड में, और क्रेडिट में कैश मिल गया। तो आपने देखा इसके आगे अकाउंट लिखा गया। सी, अगर आप सी या तो सिर्फ सी लिख दिए, अगर किसी का भी पर्सनल नेम है राम श्याम सी ए बी सी, या तो लिखिए जैसे सीताज अकाउंट, अपोस्ट्रोफ लगाइए, ऊपर जो कोमा लगाया जाता है एस लगाया जाता है। आप जानते होंगे, आपने ग्रामर सीखा होगा पॉजेसिव नाउन के बारे में, वही वाली चीज है। ये आप सिंपली सी रहने दीजिए, पर कैश के आगे अकाउंट को लिखना पड़ेगा आपको। तो सी भी मिल गया, कैश भी मिल गया, डेबिट भी मिल गया, क्रेडिट भी मिल गया। जनरल एंट्री कैसे बनाइएगी? रफ, विदाउट फॉर्मेट, सीज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अगर इसको प्रॉपर फॉर्मेट में ले जाओगे तो ये लिखा जाएगा सीज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1,000 रुपीज। ठीक है, यहां से सीज अकाउंट डेबिट, सीज अकाउंट डेबिट 1,000 रुपीज, कैश अकाउंट क्रेडिट 1,000 रुपीज, क्रेडिट साइड में लिख दिया। पर कैश अकाउंट क्रेडिट की बजाय लिखते हैं हम टू कैश अकाउंट। ये हमारा एक फॉर्मेट है जो हम नहीं चेंज कर सकते। तो जनरल एंट्री बन गई सीज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अच्छा, सेल्स जो हैं दे आर ऑफ टू टाइप्स, कैश सेल्स एंड क्रेडिट सेल्स। आप पहले ही जानते हो, जिस सेल्स में कस्टमर में इमीडिएटली कस्टमर कैश दे देगा तो कैश सेल्स होगी। अगर वो प्रॉमिस करके बाय बाय करके चला जाता तो वो क्रेडिट सेल्स कहलाएंगे। क्रेडिट सेल्स में क्या होता है? हमारा सामान तो चला जाता है, गुड्स चला जाता है, माल चला जाता है, पर पैसे के बदले में क्या आता है? सिंपली उसका प्रॉमिस। तो उसमें प्रॉमिस ट्रांसफर होता है। For journal entry of sales, only the selling price is considered, not cost price. ध्यान दें, जब हम इक्वेशन क्या करते थे, फॉर एग्जाम्पल 1,000 की हमने बुक खरीदी और 2,000 रुपीज में बेच दी, 1,000 में परचेज की और 2,000 में बेच दी, 1,000 प्रॉफिट कमा लिया। तो हम क्या किया करते थे इक्वेशन में? हम जो स्टॉक कम किया करते थे अपनी इक्वेशन में 1,000 से कम किया करते थे, और जो 1,000 का प्रॉफिट होता था वो कैपिटल में ऐड कर दिया करते थे। अगर आपको याद हो, इक्वेशन में ये किया जाता था कि जितनी सेल्स होती थी हम उसको कॉस्ट का भी जानना जरूरी होता था और सेलिंग प्राइस का भी, और जो प्रॉफिट एलिमेंट होता था उससे कैपिटल बढ़ जाती थी। पर जनरल एंट्री में ऐसा नहीं होगा। जनरल एंट्री में, आई रिपीट इट अगेन अगेन एंड अगेन, जनरल एंट्री में जब भी सेल्स की जाती हैं उसका कॉस्ट प्राइस से कोई लेना देना नहीं होता। वो दे हमें ना दे, अगर दे भी रहे वी डोंट पे एनी कंसिडरेशन, कोई लेना देना नहीं हमें कॉस्ट से। सिंपली हमें चाहिए सेलिंग प्राइस। प्रॉफिट पे हो रहा है या लॉस पे हो रहा है वो हम साल के अंत में पता चल जाएगा, हमें जरूरत नहीं है जानने की।
So for journal entry of sales, only the selling price is considered, not the cost price. जबकि cost price का उसमें बहुत बड़ा रोल होता था इक्वेशन में, क्योंकि इक्वेशन में ये जानना बहुत जरूरी होता था कि जो हमने सेल्स किए उसकी कॉस्ट क्या है, क्योंकि उसकी एक वजह थी, क्योंकि हमें प्रॉफिट निकालना होता था साथ ही साथ। यहाँ पर ऐसा नहीं होता। फॉर मेकिंग जर्नल एंट्री ऑफ सेल्स, प्रॉफिट on that is not considered at all, right? So while making a journal entry, account, आप जानते हो अकाउंट जो होता है, जो हम बोल रहे थे डेबिट पार्ट और क्रेडिट पार्ट, जैसे हम टेक्निकली क्या बोलते हैं, डेबिट अकाउंट और क्रेडिट अकाउंट, वो AC लिखा जाता है, एयर कंडीशनर मत समझ लेना, A/C, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है। डेबिट की शॉर्ट फॉर्म क्या है, DR, क्रेडिट की शॉर्ट फॉर्म क्या है, CR, should be used as a suffix after every item mentioned। जितनी भी आइटम्स डेबिट होंगी और क्रेडिट होंगी, उसके बाद सफिक्स, आप जानते हो ना इंग्लिश में एक प्रीफिक्स होता है और एक सफिक्स होता है। जो बाद में लगाया जाता है वो सफिक्स होता है, जो पहले लगाया था वो प्रीफिक्स होता है। तो हर एक आइटम जब भी स्प्लिट होगी, जनरल एंट्री में क्या होगा, हर एक ट्रांजेक्शन दो पार्ट्स में, दो आइटम्स में स्प्लिट हो जाएगी, और वो जो दो आइटम निकलेंगे, दो पार्ट्स निकलेंगे, उनके आगे अकाउंट लिखा जाएगा, A/C। So should be used as suffix after every item mentioned. For example, फर्नीचर अकाउंट, आप फर्नीचर मत लिखिएगा, फर्नीचर अकाउंट। पर वैसे देखा जाए आज के में ये फॉर्मेट भी इतना ज्यादा सीरियस नहीं है। इसके लिए मैं स्ट्रिक्टली आपको ये कहूंगा कि यू फॉलो योर स्कूल टीचर, क्योंकि मार्क्स उन्होंने देने होते हैं एग्जाम्स में, तो आप उसे फॉलो कीजिएगा टीचर को। सो ये एपिसोड नंबर 7 इज ओवर, वी आर मूविंग टू एपिसोड नंबर 8। 1 second please। जर्नल एंट्रीज एपिसोड नंबर 8। अब फिर हम बैड डेट्स की तरफ आ रहे हैं। बैड डेट्स मींस द मनी दैट कुड नॉट बी रिकवर्ड फ्रॉम द कस्टमर्स। एक कस्टमर से हमने, देखो कस्टमर को अगर हम, बैड डेट्स तभी होते हैं जब क्रेडिट सेल्स होती है। जो दुकानदार, जो बिजनेसमैन क्रेडिट सेल्स ही नहीं करता, उसके कभी बैड डेट्स नहीं होते। बैड डेट्स तभी होते हैं जब आप उधार माल बेचते हो, क्रेडिट सेल्स करते हो। और अगर कस्टमर से अगर आपको पूरे स्टेप्स लेने के बावजूद भी पैसे नहीं मिल पा रहे, तो आप उसे अपनी बुक्स में, अपनी किताबों में, बुक्स में मीन्स अपनी अकाउंटिंग बुक्स में, उसे लॉस मान लोगे। और उस लॉस का नाम क्या होता है, बैड डेट्स। बैड मीन्स पूरा, और डेट्स मीन्स जो पैसा लेना देना था, वो डेट्स होते हैं। तो वो जो बैड हो गए, बुरे हो गए, उसे बैड डेट्स बोलते हैं। मतलब पैसे, हमारे यहाँ बोलते हैं डूब गए पैसे, हम हिंदी में ये हुए कि जो पैसे डूबत ऋण भी बोलते हैं इसे हिंदी में शायद। बैड डेट्स मीन्स द मनी। और जनरली मैंने पहले भी अपने बात की थी कि बैड डेट्स क्यों हो जाते हैं, तीन ही वजह होती, या तो कस्टमर की इंटेंशन खराब हो गया, या कस्टमर मर गया, या क्या बोले कि कस्टमर इंसॉल्वेंट हो गया, वो कोर्ट में चला गया, उसने डिक्लेयर कर दिया जी आप मेरा घर बार सब ले लो, लोग मेरे को बहुत पीटते हैं, बहुत गालियां देते हैं फोन पे, तो प्लीज मेरे को प्रोटेक्शन दो, जितना पैसा है मेरा घर बार बेच के पैसा दे दीजिए, जितना भी है, मेरे पास तो पूरे पैसे हैं नहीं। अगर कोर्ट बीच में आ गई देन यू कांट से एनीथिंग, ना उसके अगेंस्ट कोर्ट में जा पाओगे। वो इंसॉल्वेंसी के बारे में थोड़ा सा एडवांस होगा तो थोड़ा सा उसके बारे में बात करेंगे। एनीहाउ, एक बात और है कि क्लोजिंग स्टॉक इज ऑलवेज रिटन एट द फुट नोट्स ऑफ जर्नल एंट्रीज। मैंने आपको बताया था आजकल प्रोसीजर क्या चल रहा है, जो अकाउंटिंग साइकिल में हम क्या सीख रहे हैं। आप बाजार से जाइए, एक रजिस्टर मोटा सा खरीद लाइए, अगर आप अकाउंटिंग करना चाहते हैं डबल एंट्री सिस्टम से। आप, अगर आपको टाइम मिले तो आप लोकल किसी बुक शॉप में चले जाइएगा, आपको बात समझ आ रहेगी, और उसे बोल दीजिएगा कि जर्नल की आप मुझे बुक दे दीजिए। तो ये जो आप अभी फॉर्मेट बताया था ना मैंने जर्नल एंट्री का, वो आपको इतना मोटा रजिस्टर मिल जाएगा, उस पर लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे सारे लाइंस, लाल पीली नीली हरी सब डली होंगी उस पर, और वो जर्नल होगा। तो उसमें आपने सिंपली क्या करना है, जितनी भी ट्रांजेक्शन होती जाएंगी साथ के साथ क्या करते जाओगे, नोट करते जाओगे। या फिर एक, अगर आप अकाउंटिंग खुद कर रहे हो तो आप एक काम कीजिए, आप एक रफ नोट करते जाइए पेपर पे, नोटबुक में, और शाम को उसकी प्रॉपर जर्नल एंट्रीज बना लीजिए। और ठीक जब साल के एंड में, ईयर एंड आ जाएगा, 31 मार्च आ जाएगा, उस दिन आप वो किताब बंद कर देना, और उसके नीचे उसी दिन क्या करोगे आप, 31 मार्च को, क्योंकि आपने क्लोजिंग स्टॉक जरूर चाहिए होता है, नहीं तो आप प्रॉफिट नहीं निकाल पाओगे। तो क्लोजिंग स्टॉक के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको स्टॉक टेकिंग करनी पड़ेगी। उठाओ सीढ़ी और एक एक आइटम गिननी शुरू करो। या फिर आपका आजकल और भी मैकेनिज्म है, आप स्टॉक रजिस्टर भी मेंटेन कर सकते हो। तो ये पॉसिबल देख लीजिएगा, जैसे भी है, जनरली लोग स्टॉक टेकिंग करते हैं। तो स्टॉक टेकिंग अगर आपने की, और स्टॉक टेकिंग की वैल्यू जो लिख देंगे वो हो जाएगा आपका क्लोजिंग स्टॉक। उस क्लोजिंग स्टॉक को क्या लिखोगे, जो आपका जनरल एंट्रीज का रजिस्टर होगा, वो नीचे लिख दीजिएगा, क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 2021, ₹10,000 या ₹10 lakhs, वट एवर इट इज।
ध्यान रहे, लैक्स, करोड़, अरब, खरब, ये सारे जो वर्ड हैं वो इंडिया पाकिस्तान में यूज किए जाते हैं। अगर आप और कहीं यूज करते हो लैक्स, लाख, अरब, खरब, ये कहीं और वेस्टर्न कंट्री में यूज नहीं होती, वहां चलते हैं मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन। तो ये एक तरीका होगा। सो बैड डेट्स रिकवर्ड के बारे में आप ध्यान रखिएगा। बैड डेट्स रिकवर्ड मींस मनी रिसीव्ड फ्रॉम द क्रेडिट कस्टमर्स व्हिच वाज अर्लियर ट्रीटेड एज बैड डेट्स। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, बैड डेट्स रिकवर्ड क्या होते हैं? अगर आपने किसी के बैड डेट्स मान लिए कि अब पैसे नहीं मिलेंगे, और गलती से बाई चांस आपकी किस्मत अच्छी, वो बैड डेट्स बाद में पैसे मिल जाते हैं। ऐसे पैसे मिलते हैं जिसको आप किसी टाइम में बैड डेट्स मान चुके थे, तो वो बैड डेट्स रिकवर्ड होते हैं। तो ये जो है, ये जो नॉर्मल रिकवरी फ्रॉम डेटर्स या रिकवरी फ्रॉम कस्टमर्स है, उससे अलग ट्रीटमेंट होता है, क्योंकि इसे इनकम माना जाता है। चलो एक एग्जांपल करते हैं। गुड्स वर सोल्ड टू बी ऑन क्रेडिट फॉर ₹600। किसी जमाने में हमने बी को गुड्स बेचा ऑन क्रेडिट, उधारा, फॉर 600। तो उसकी कॉस्ट क्या थी, हमें कोई लेना देना नहीं है, 600 में सेल्स थी, विच वॉज प्रीवियसली टर्न बैड। जो पीछे क्या हो गया था, बैड हो गया था, मतलब बैड डेट्स बन चुका था, नाउ रिकवर्ड। और आज जो वो रिकवर हो गया, तो इसे बैड डेट्स रिकवर्ड बोलेंगे। तो हम डेबिट क्रेडिट की तलाश में, पहले डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। आज 600 रुपए हमारे मिल गए, हमारी तो लॉटरी खुल गई, हम तो सोच रहे थे डूब गए, तो एक्सपेंसिव लॉसेस तो है नहीं। डेबिट व्हाट कम्स इन, जो फर्म में आ जाए उसे डेबिट कीजिए। क्या आया हमारे पास, 100 के 6 नोट आए हैं, 600 कैश आया, तो आप कैश डेबिट कीजिए। अब आइए क्रेडिट साइड पे, क्रेडिट और इनकम्स एंड गेन्स। यस, बैड डेट्स रिकवर्ड हमेशा इनकम होती है, और इस इनकम का नाम क्या है, बैड डेट्स रिकवर्ड। बैड डेट्स रिकवर्ड लिख दीजिए। डेबिट भी मिल गया, कैश डेबिट, बैड डेट्स रिकवर्ड क्रेडिट। तो जनरल एंट्री क्या बनेगी, कैश डेबिट, बैड डेट्स रिकवर्ड क्रेडिट। जनरल एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। और इसका फॉर्मेट में प्रॉपर कैसे लिखा जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट ₹600 टू बैड डेट्स रिकवर्ड 600। इट मींस कैश अकाउंट डेबिट ₹600, बैड डेट्स क्रेडिट ₹600। बट बैड डेट्स क्रेडिट की बजाय क्या लिखेंगे, बैड डेट्स रिकवर्ड क्रेडिट की बजाय क्या लिखेंगे, टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। तो आपने देखा कि ये कैसे जो है, जस्ट अ मिनट। तो ये हो जाएगा बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। तो बैड डेट्स रिकवर्ड जब भी पैसे आएंगे, जनरल एंट्री क्या बनेगी आपकी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। राइट, ये था एपिसोड नंबर 8। नाउ वी आर गोइंग टू एपिसोड नंबर 9। आप इसे पैरेलल जरूर वीडियोस देखते रहिएगा अगर आपने ये क्लास इफेक्टिव बनानी है तो। जनरल एंट्रीज एपिसोड नंबर 9। इस एपिसोड में भी क्या है कि कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स आर नॉट ट्रीटेड एज इनकम। मैं पहले भी कई बार रिपीट कर चुका हूं कि अगर फर्म में कोई भी कैश आता है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो हमारी इनकम होगी। और जो फर्म से कैश जाता है उसे भी आप एक्सपेंसिव नहीं मान सकते। आपको ये बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि एक्सपेंसेस और पेमेंट्स, कौन सी पेमेंट्स एक्सपेंसिव हैं, कौन सी पेमेंट्स एक्सपेंसिव नहीं है। और जो दुकान पे जो पैसे आ रहे हैं, उनमें से कौन सी इनकम है और कौन सी इनकम नहीं है, ये जानना बहुत जरूरी है। अगर आप ये डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी जनरल एंट्रीज करने में। खैर, ये जैसे जैसे आप क्वेश्चन आगे बढ़ते आ रहे हो तो आपको क्लैरिटी आती जा रही होगी। एक थोड़ा सा और मैं आपको थोड़ी सी आपको बता देता हूँ कि एक्सपेंसेस क्या होते हैं। देखो, जब भी हम पैसे खर्च करते हैं, हम कोई ऐसे पैसे नहीं खर्च करते। पैसे खर्च करने के लिए हमें कुछ चाहिए उसके बदले में। फॉर एग्जाम्पल, आप बाजार में गए, सपोज आप अपनी बात कीजिए, बाजार में गए और 50 रुपए दिए और 50 रुपए का पेन ले लिया। वो 50 रुपए ऐसे थोड़ा दुकानदार को देखे, उसके बदले में पेन मिला है। तो जो भी आप जब भी पैसे खर्च करोगे, दो वजह से खर्च करोगे। या तो उसके बदले में कोई आइटम मिलेगी, कोई चीज मिलेगी, या उसके बदले में सर्विसेज मिलेंगी। जैसे आप बाजार गए, 50 रुपए दिए और उसका पेन ले आए, यू हैव गॉट द आइटम, यू हैव गॉट द आइटम। और आप टीचर के पास गए, आपने कोई सेमिनार अटेंड किया, पता लगा कि ₹199 की हम आपको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का कोर्स करवाएंगे। आपने क्रेडिट कार्ड से 199 दिए और आपने 2 घंटे का लेक्चर अटेंड कर लिया। तो यहाँ आपको कोई उस ऑनलाइन एजुकेशन वालों ने कोई चीज तो ना दिया है, उनका एक एक्सपर्ट टीचर था, उसने आगे पास ऑन कर दिया अपनी नॉलेज। तो वहां आपको सर्विसेज मिली है। तो जब भी शॉर्ट टर्म आइटम और सर्विसेज के बदले में आप पेमेंट करोगे, वो हमेशा एक्सपेंसेस होते हैं। जब लॉन्ग टर्म के लिए आप पेमेंट करोगे, जो लॉन्ग टर्म के लिए पेमेंट करोगे, वो जो है आपकी एसेट्स कहलाती हैं। फॉर एग्जांपल,
मैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, आज मैंने 10,000 रुपीज अपने सेल्समैन को दिए सैलरी के, तो वो मेरे क्या है, क्योंकि मैंने पूरा महीना उससे सर्विसेज दी है। दिस इज माई एक्सपेंस। जब भी आप सर्विसेज के लिए पेमेंट करेंगे आप, तो वो एक्सपेंस कहलाएंगे। फिर बाजार से क्या हुआ, तो हमारे यहाँ जो काम उस वहाँ आज बाजार से मैं थोड़ी सी चीनी लेके आया और थोड़ी सी कॉफी पाउडर लेके आया। क्यों? क्योंकि मेरे ऑफिस में एक छोटा सा मैंने सिस्टम बना रखा है चाय कॉफी का अपने लिए और कस्टमर्स के लिए। तो वो जो कॉफी है वो शॉर्ट टर्म आइटम है, चीनी भी शॉर्ट टर्म आइटम है। पर 10 साल तो ना चलेगी मेरी चीनी, 2-4 महीने ही चलेगी। कॉफी भी 2-4 महीने, 2-3 दिन चलेगी। तो वो भी शॉर्ट टर्म आइटम्स है, वो भी मेरे एक्सपेंस होंगे। पर अगर बाजार से मैं आज अपने लिए रिवॉल्विंग चेयर लेके आऊं, वो मेरा एक्सपेंस नहीं होगा, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म आइटम खरीदी है, क्योंकि वो 2-4 साल चलेगी चलेगी। जब भी अगर आप कोई लॉन्ग टर्म आइटम के लिए पेमेंट करते हैं, तो वो आपके खर्चे नहीं होते, एक्सपेंसेस नहीं होते। एक्सपेंसिव कौन से होते हैं? व्हेन यू मेक द पेमेंट, आप हार्ड कैश पे करते हैं, या शॉर्ट टर्म आइटम्स के लिए या सर्विसेज के लिए। और एक पेमेंट होती है, जैसे आपने रूटीन पेमेंट्स होती हैं। फॉर एग्जांपल, आपने कोई पुरानी लोन्स चुकाते हैं, वो भी अभी आपके एक्सपेंसेस नहीं होते। फॉर एग्जांपल, मैंने अपने क्रेडिटर्स के पैसे चुकाए, बैंक से लोन लिया हुआ था 50,000 रुपये, आज मैंने 50,000 रुपये बैंक का लोन चुका दिया, ये भी एक्सपेंसेस नहीं होते। तो आप देखोगे जो पेमेंट्स है, जस्ट लेट मी नोट डाउन, ये मैं अपनी थोड़ी किताब में एक और एक्सप्लेनेशन दूंगा। तो पेमेंट्स जो होंगे वो 2-3 टाइप की, अगर हम देखा जाए, कैटेगरी बांटी जा सकती है। एक पेमेंट होगी शॉर्ट टर्म आइटम्स एंड सर्विसेज के लिए, वो एक्सपेंसेस होते हैं। और एक आपकी पेमेंट्स होगी लॉन्ग टर्म चीज खरीदने के लिए, फर्नीचर, कंप्यूटर वगैरह खरीदा, वो आपकी एसेट परचेज मानी जाती है, ना कि एक्सपेंस पेड माना जाता है। और एक पेमेंट आप करते हैं अपने लोन चुकाने के लिए, अपनी ओइंग्स चुकाने के लिए, अपनी लायबिलिटीज चुकाने के लिए, वो भी आपके एक्सपेंसेस नहीं होते। तो 3 टाइप की कैटेगरी में मेनली आपकी जो पेमेंट्स होंगे बिजनेस से, 3 टाइप की होंगी। नंबर 1, पेमेंट्स मेड फॉर द शॉर्ट टर्म आइटम्स एंड सर्विसेज, जो कि एक्सपेंसेस होते हैं। और नंबर 2, द आइटम्स पेमेंट्स मेड फॉर द लॉन्ग टर्म आइटम, जैसे कंप्यूटर, फर्नीचर वगैरह, दैट मीन्स यू हैव बॉट द एसेट, दैट्स नॉट एक्सपेंस। नंबर 3, पेमेंट्स आप किस चीज की करेंगे? पेमेंट टू पे योर लायबिलिटीज, जैसे आपने क्रेडिटर्स की पेमेंट की, सप्लायर की, या बैंक लोन की पेमेंट की, तो ये पेमेंट्स जो होंगी आपकी, वो भी एक्सपेंस नहीं होते। तो 3 टाइप की पेमेंट्स होती हैं आपकी। कौन कौन सी? पेमेंट मेड फॉर द शॉर्ट टर्म आइटम्स एंड सर्विसेज, payments made for the long term items like furniture, computers, and payments made to pay the liabilities, just payment to the creditors and bank, payment for the bank loan, etc etc। तो इनमें से सिर्फ एक ही एक्सपेंस होती है। ठीक इसी तरीके से हमारी जो दुकान पे जो पैसे आते हैं, सारे जितने पैसे होते हैं वो इनकम नहीं होते। एक तो इनकम कौन सी होती है हमारी? एक तो जैसे कोई रेंट आ गया, कमीशन आ गया, इस टाइप की होती है, वो हमारी इनकम होती है। वैसे सेल्स को भी इनकम नहीं मानते। ऐसी परचेजेस के लिए जो पेमेंट करते हैं, कैश परचेज के लिए, उसको भी एक्सपेंस नहीं मानते अकाउंटेंसी में, डबल एंट्री सिस्टम में। और कौन से पैसे आ सकते हैं? जो रिकवरी फ्रॉम द एसेट्स, जैसे आपने एसेट बेच दी, फर्नीचर बेच दिया पुराना, कंप्यूटर बेच दिया, आपकी डेटर से रिकवरी होगी, ये भी आपकी इनकम नहीं होती। तो इनकम इज व्हेन देयर इज इंक्रीज इन द नेट एसेट्स। अभी आपको शायद ये बात नहीं समझ आ पाएगी, ये बेसिकली आपकी नेट एसेट्स इंक्रीज कर देता है अकाउंटिंग इक्वेशन में। अगर मैं इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं कि इनकम कैसे इंक्रीज करता है, फॉर एग्जांपल मेरे पास 10,000 कैपिटल की 10,000 की एसेट्स है। टोटल एसेट्स कितनी है? 10,000। उसके अगेंस्ट लायबिलिटी 0, तो 10,000 की नेट एसेट्स होगी मेरी। और आज मेरे पास 1,000 रेंट आ गया, तो मेरा कैश 11,000 को आ जाएगा और कैपिटल भी 11,000 की हो जाएगी। इक्वेशन की बात करूं तो मेरी नेट एसेट्स जो है 10,000 से बढ़ के 11,000 होगी, तो वो मेरी इनकम होगी। एनी हाउ, अभी इनकम जनरल एंट्री में इनकम का इतना बड़ा रोल नहीं होगा, कोई इनकम नहीं आएगी आपकी, सो डोंट वरी अबाउट दैट। एनी हाउ, एक जनरल एंट्री करने जा रहे हैं, कैश 1,000 रिसीव फ्रॉम बी आवर डेटर। आज हमने 1,000 रुपीज रिसीव किया। जिस चीज का रिसीव किया? फ्रॉम बी। ये बी कौन था? आवर डेटर। डेटर मीन्स क्रेडिट कस्टमर। एक ऐसा कस्टमर था किसी जमाने में, इसको हमने 1,000 का 1,000 का माल बेचा था, आज हमें पैसे मिल गए, तो रिकवरी फ्रॉम डेटर्स होगी। तो रिकवरी फ्रॉम डेटर्स क्या होगी? इनकम नहीं होती। ये क्या होगा? इसकी जनरल एंट्री क्या होगी? डेबिट और एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्योंकि हमें जनरल एंट्री बनानी है, एक डेबिट पार्ट और क्रेडिट पार्ट ढूंढना है, या डेबिट अकाउंट और क्रेडिट अकाउंट।
डेबिट और एक्सपेंसिव लॉसेस, आज हमारा कस्टमर से पुरानी रिकवरी हुई है, वो एक्सपेंसिव लॉस है? नो। डेबिट व्हाट कम्स इन, अगर फर्म में कुछ आया तो डेबिट कीजिए, कुछ आया फर्म में, यस, आज 500 के 2 नोट आए हैं, 1000 रुपीज कैश आया, तो आप कैश को डेबिट कर दीजिए। अब आप क्रेडिट की तलाश करेंगे। क्रेडिट और इनकम एंड गेन्स, नहीं भाई, हमें अपने पुराने पैसे मिले, इसमें इनकम वाली क्या बात है? नो इनकम। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, आज फर्म से कुछ बाहर गया? नो। क्रेडिट द गिवर, हमारे पास कैश है और देने वाला कौन है? बी, तो बी को क्रेडिट कर दिए। कैश डेबिट, बी क्रेडिट, ये हमें मिल गया। तो कैश डेबिट, बी क्रेडिट, जनरल एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट। अच्छा, एक बात का ध्यान रखिए, अबव पे अटेंशन टू द एपोस्ट्रोफ, अपर कोमा, ये जो अपर कोमा होता है बी के ऊपर लगा हुआ, इसे एपोस्ट्रोफ बोलते हैं। फॉर बी, हाउ इट हैज बीन यूज्ड, तो जब भी कोई पर्सनल किसी पार्टी का नाम दिया तो आप या लिख सकते हो टू बीज अकाउंट एपोस्ट्रोफ लगा के, या आप लिखिए सिंपली टू बी, ना आप एपोस्ट्रोफ लगाइए, ना एस लगाइए, ना अकाउंट लिखिए, वो भी चलेगा। बट स्ट्रिक्टली, फिर अगेन ये अलग अलग तरीके हैं लिखने के लोगों के, तो जो भी आपको अच्छा लगे वैसे लिखिए। पर अगर आप स्कूल में पढ़ रहे हैं तो अगेन आई विल से टीचर को फॉलो कीजिए। जनरली एपोस्ट्रोफ इज यूज्ड फॉर द अकाउंट्स ऑफ पर्सन्स, तो इसकी जनरल एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू बीस अकाउंट 1000 रुपीज। While making journal entry of bad debts recovered, the name of the debt is never mentioned. जब भी हमारी इनकम और एक्सपेंस, चाहे इनकम हो चाहे एक्सपेंसेस हो, इसमें खासियत होती है पार्टी का नाम नहीं लिखा जाता। जैसे आपने सैलरी पे की तो जनरल एंट्री बनेगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। आप सैलरी ए को दे रहे हो, बी को दे रहे हो, सी को, दैट डजंट मैटर। आप नरेशन में लिखिए ना लिखिए वो एक अलग बात हो जाएगी, बट इसमें ऐसा नहीं होता। तो इसमें जब आपकी इनकम भी हो रही होती है तब भी पार्टी का नाम नहीं लिखा जाता, सिंपली आप लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड। सो व्हाइल मेकिंग जर्नल एंट्री ऑफ बैड डेट्स रिकवर्ड, द नेम ऑफ द डेटर इज नॉट मेंशन। आपको याद है ना जर्नल एंट्री क्या हुई थी? कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड, हम नरेशन में लिख देते थे कैश ऑफ बैड डेट्स रिकवर्ड फ्रॉम बी, पर वो बी ना डेबिट होता था ना क्रेडिट होता था जर्नल एंट्रीज में। सो बैड डेट्स रिकवर्ड इज ट्रीटेड एज इनकम, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं। Now we'll start episode number 10. Journal entries episode number 10. अब हम बात करेंगे डेप्रिसिएशन की। पहले भी बात हो चुकी है इक्वेशन के समय, डेप्रिसिएशन फिर रिपीट होगा। डेप्रिसिएशन मीन्स a decrease in the value of long-term or fixed assets due to wear and tear, change of fashion and technology. आप कोई भी लॉन्ग टर्म, पहली बात तो डेप्रिसिएशन जो वर्ड यूज किया जाता है वो क्या ही लॉन्ग टर्म के लिए जाता है। आप जानते हो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में क्या फर्क है अकाउंटेंसी में? जिसकी लाइफ 1 ईयर से नीचे हो वो शॉर्ट टर्म होती है, जिसकी लाइफ 1 ईयर से ऊपर हो वो लॉन्ग टर्म होती है। अगर किसी की लाइफ 3-4 ईयर्स होती है तो उसे वेरी लॉन्ग टर्म बोलते हैं। ये बड़ी एक मतलब फोकस सी बात है कि किसको लॉन्ग टर्म बोला जाए किसको ना बोला जाए, तो ये इसमें ज्यादा आपको सीरियस होने की जरूरत नहीं है। बट कोई भी आइटम जो लॉन्ग टर्म आइटम है, डेप्रिसिएशन हमेशा उससे वर्ड अटैच्ड होता है। और ये क्या होता है? मींस अ डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लॉन्ग टर्म और फिक्स एसेट ड्यू टू वेयर एंड टियर। मैं आपको वैसे एक्सप्लेन कर चुका हूँ, फिर रिपीट करने जा रहा हूँ। फॉर एग्जांपल, मैंने आज लैपटॉप खरीदा और लैपटॉप मैंने आज खरीदा 50,000 रुपीज का। तो मैंने जब खरीदा तो दुकानदार से पूछा कि इसकी लाइफ कितनी होगी? उसने कहा इलेक्ट्रॉनिक चीज है, वैसे तो कोई इसको नहीं करता, पर नॉर्मली ये 5 साल तक चलता है। 5 साल के बाद ये ऐसा हो जाएगा कि इतने खर्चे मांगेगा कि आपको फेंकना ज्यादा अच्छा रहेगा इंस्टेड कि इसके ऊपर पैसे खर्च करना, क्योंकि इसके जो पार्ट्स होते हैं वो धीरे धीरे घिसने शुरू हो जाते हैं बार बार ये जो यूज करते हैं आप। मैंने कहा ठीक है, इसका मतलब 50,000 रुपीज मेरे 5,000 में जीरो होने वाले हैं। इसका मतलब 50,000 की वैल्यू जीरो रह जाएगी। तो मेरा टोटल 5 साल में कितना नुकसान होने वाला है? 50,000 रुपीज। तो इस नुकसान को बोलते हैं डेप्रिसिएशन। मतलब मेरा टोटल 5 साल में नुकसान कितना होगा? 50,000 रुपीज। लॉस का नाम क्या है इसका? डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन हमेशा एनुअल कैलकुलेट किया जाता है। अगर 5 साल का नुकसान 50,000 है या 5 साल का टोटल डेप्रिसिएशन 50,000, तो 1 ईयर का कितना हुआ? 10,000 रुपीज। तो हर साल हमें 10,000 का डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा। ये जो डेप्रिसिएशन आता है, जो फिक्स एसेट्स में वैल्यू की कमी आती है, या तो वियर एंड टियर, जब आप बार बार यूज करते रहते हैं वियर एंड टियर शुरू होता है, या कई बार क्या होता है फैशन, आपने अच्छी सी आज ड्रेस खरीदी और खासकर लड़कियों का तो खासकर फैशन इतनी तेजी से बदलते हैं कि पूछो मत, और आपने पैक करके रख दिया, उसे पहना ही नहीं, बिल्कुल बढ़िया सा पैक करके रख दिया। अगर 3 साल बाद के अगर आप बेचने जाएंगे मार्केट में, अगर किसी
फॉर एग्जांपल लड़की ने कोई अपनी जो ड्रेस है वो बनवाई और उसे पैक करके रख दिया, और 5 साल बाद बेचने आएगी, आज 10,000 का वो सपोज कुछ भी था, ड्रेस थी, तो वो पता लगेगा 2,000 रुपये में नहीं बिक रही। वजह उसकी वियर एंड टियर तो हुआ नहीं, वियर एंड टियर नहीं हुआ, बट उसका फैशन नहीं आज, तो वो भी जो वैल्यू में कमी आएगी वो भी डेप्रिसिएशन होगा। और कई बार क्या होता है, टेक्नोलॉजी की वजह से भी वैल्यू में कमी आती है। फॉर एग्जाम्पल आज आप मोबाइल खरीदिए, आप डब्बे में ही रहने दीजिए, उसे बॉक्स में ही रहने दीजिए, उसे मत यूज कीजिए, मतलब उसका वियर एंड टियर मत कीजिए। आज जो आप मोबाइल खरीदते हो 2 साल के बाद बेचने जाओगे, अगर 50,000 का खरीदा है और 10,000 में नहीं बिकेगा। द रीजन बीइंग कि नई टेक्नोलॉजी आ चुकी है, उसमें पिक्चर क्लियर है, उसमें साउंड क्लियर है, उसमें 5G नहीं चलता, उसमें 4G नहीं चलता, पर नहीं दुनिया भर की ड्रामेबाजी होती रहती है, टेक्नोलॉजी चेंज होती रहती है। तो वो भी जो वैल्यू में कमी आएगी मोबाइल में, वो होगी ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। तो ये वजह कुछ भी हो, जो भी फिक्स एसेट्स की वैल्यू में कमी आती है उसे डेप्रिसिएशन बोला है। तो डेप्रिसिएशन में रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स। ये एक ग्राफिक दिया हुआ, देयर इज नो डेप्रिसिएशन ऑन इंटेंजिबल एसेट्स। अब ये ध्यान रखना कि टेंजिबल और इंटेंजिबल एसेट्स क्या होती हैं। जस्ट अ मिनट, आई विल एक्सप्लेन इट। सो देयर इज नो डेप्रिसिएशन ऑन इंटेंजिबल एसेट्स। जो एसेट्स होती हैं, जो भी आइटम्स होती हैं, या तो टेंजिबल होती हैं या इंटेंजिबल होती हैं। ये एक आपके लिए नई चीज होगी। देखो, आप अगर सपोज ये सपोज रिमोट कंट्रोल है एसी का, इसे आप देख सकते हैं, आई कैन टच इट, इट गिव्स द साउंड, व्हाइट कलर है इसका, सो आई कैन फील इट, स्किन मेरे को फील करिए कि इसका फील कैसा है, इसका लुक कैसा है। और अगर ये सपोज दिस द ग्लास फुल ऑफ वाटर, ये चीजें दिख रही हैं, इनका एक अपना कलर है एक चीज का, इनको बोलते हैं टेंजिबल आइटम्स। एनी आइटम दैट कैन बी सीन, दैट कैन बी टच्ड, उसे टेंजिबल आइटम्स बोलते हैं। और ऐसी आइटम्स होती हैं जिनको आप टच नहीं कर सकते, जिनको आप देख नहीं सकते, जिनको आप मतलब अगर ऐसी आइटम्स हैं उन्हें इनटेंजिबल एसेट्स बोला जाता है। फॉर एग्जांपल इंटेंजिबल एसेट्स, अगर मैं ये कहूँ कि देखो जी मेरी नॉलेज जो है 10 करोड़ की है, दूसरा बंदा कहेगा तो मेरी तरफ से 50 करोड़ की मांग। जी मेरा करेक्टर जो है वो 50 करोड़ का है, वो बंदा कहेगा 500 करोड़ मांग। मेरी बहादुरी 2 करोड़ की है। ये सब बेकार की बातें हैं। जब हम अकाउंटेंसी में बात करते हैं एसेट्स की, तो उसकी मनी वैल्यू जरूर होनी चाहिए। अब मैं बताता हूँ कैसी होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहूँ कि सपोज मैंने कोई मोबाइल बनाया, उसका जो डिजाइन था वो मैंने डेवलप किया, और उसको मैंने पेटेंट करवा लिया। मेरे को 5 साल लगे उस मोबाइल में डिजाइन करते हुए, उसकी बैटरी 5 मिनट के अंदर चार्ज हो जाती है। ये वो खासियत है। और उसका कैमरा जो है वो मतलब सुपर है, वो मैंने कुछ उसमें ट्रिक लगाई। अब वो जो है, जब मैं कैमरा बनाने जाऊंगा, अब उसको कोई कॉपी नहीं कर सकता, तो वो मैंने उसे पेटेंट करवा लिया, उसे कोर्ट में जाके अब उसकी कोई कॉपी नहीं कर पाएगा। उस पर मेरा रिसर्च R&D जिस बोलते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे बहुत पैसा खर्च हुआ, और उसको पेटेंट करवाने में मेरे कई पैसे भी लगे होंगे। खैर उसकी जो है मेरे लग गए 10 लाख रुपए उसमें। तो वो 10 लाख रुपए मेरे पेटेंट राइट्स हैं, तो मैं उसे बैलेंस शीट में लिखूंगा। ये जो पेटेंट्स हैं, ये जो डिजाइन जो मैंने किया है, उसकी 10 लाख रुपए कीमत है। ये एक मेरी इंटेंजिबल एसेट्स है, जो जिसे देखा नहीं जा सकता। पेटेंट्स ये नहीं है मैं कहूंगी मेरे पेटेंट्स हैं 10 लाख रुपए। कोई बंदा कहेगा पेटेंट दिखाइए जरा, कोई पॉकेट से निकाल कर थोड़ा दिखाऊंगा मैं कहूंगा भाई वो जो मोबाइल तुम यूज कर रहे हो वो मैंने डिजाइन किया हुआ है। और कोई भी इंडिया में, वर्ल्ड में अगर कोई भी मोबाइल इस टाइप की बनाएगा, सबसे पहले उसे मेरे परमिशन लेनी पड़ेगी, उसे अपने बिजनेस में मुझे शेयर देना पड़ेगा, अथवा मैं अलाउ नहीं करूंगा उसे बनाना। नहीं तो अगर कोई बनाएगा तो मैं इमीडिएटली कोर्ट में जाकर उसको अरेस्ट करवा लूंगा फ्रॉड के केस में, विदाउट मीन्स ही हैज मेड माई आइटम विदाउट माई परमिशन। तो वो इंटेंजिबल एसेट्स होती हैं। सो डेप्रिसिएशन हमेशा टेंजिबल एसेट्स पे लगाया था, फर्नीचर पे, कंप्यूटर पे, मशीन पे, एटसेट्रा एटसेट्रा। कभी भी इंटेंजिबल एसेट्स पे डेप्रिसिएशन नहीं लगता। और इंटेंजिबल एसेट्स मींस that doesn't have any physical shape and cannot be seen or touched. So any decrease in the value of fixed asset due to any fire or accident cannot be called depreciation. ध्यान है, हम बार बार कह रहे हैं कि फिक्स एसेट्स में लॉन्ग टर्म एसेट्स को फिक्स एसेट्स भी बोला जाता है। लॉन्ग टर्म और फिक्स एसेट्स, लॉन्ग टर्म और फिक्स एसेट्स में एक ही बात है, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। डेप्रिसिएशन हमेशा लॉन्ग टर्म या फिक्स उसमें लगाया जाता है। बट अगर आपकी कोई वैल्यू में कमी आ जाती है लॉन्ग टर्म एसेट्स में,
और वो आती है किसी फायर की वजह से या किसी डैमेज की वजह से, उसे डेप्रिसिएशन नहीं बोलेंगे। फॉर एग्जांपल आज मैंने कंप्यूटर रखा हुआ है, 50,000 का खरीदा मैंने, और किसी ने कहा कि इसकी लाइफ 5 इयर्स है। डेप्रिसिएशन ध्यान रहे हमेशा एस्टिमेटेड होता है। अरे हर एक अकाउंटेंट अलग अलग वैल्यू लगाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं लाया लैपटॉप, मैंने जो पहला अकाउंटेंट था मैंने कहा कि इसका डेप्रिसिएशन कितना लगाया, कहता जी सर ये तो 50,000 का 5 साल से ऊपर चलेगा, मैं जानता हूँ इस लैपटॉप के बारे में, बड़ा रद्दी टाइप का आपने खरीदा, इससे ज्यादा चलेगा ही नहीं, तो 10,000 डेप्रिसिएशन लगाएंगे, 5 साल की लाइफ है। ठीक है। उसके बाद वो चला गया, एक नया अकाउंटेंट आया और मैंने कहा भी ये इसका डेप्रिसिएशन 10,000 लगा रहे थे पुराने अकाउंटेंट साहब, कहते नहीं जी हो ही नहीं सकता, क्या बढ़िया लिया आपने कंप्यूटर, ये तो 10 साल तक नहीं हिलेगा। अगर आपने 50,000 का लिया तो 10 ईयर्स का मतलब है इसको, तो इसकी जो लाइफ 10 ईयर्स है तो टोटल तब जाके जीरो होगा। तो 10 ईयर्स के डेप्रिसिएशन कितना होगा, 50,000, तो पर ईयर कितना हो गया 5,000, तो इसके ऊपर डेप्रिसिएशन 5,000 रुपीज लगाना चाहिए। तो ये अलग अलग अकाउंटेंट के अलग अलग गेस्ट होते हैं, उसी के हिसाब से डेप्रिसिएशन लगाया जाता है। तो कई बार ऐसी भी चीजें होती हैं जो अकाउंटेंट के अपनी एस्टिमेट्स होते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस के हिसाब से लगाया जाता है। एनी डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द फिक्स एसेट्स, लॉन्ग टर्म एसेट को फिक्स एसेट्स भी बोला जाता है, ड्यू टू एनी फायर और एक्सीडेंट कैन नॉट बी कॉल्ड डेप्रिसिएशन, उसे डेप्रिसिएशन नहीं बोलेंगे, उसे लॉस बोलेंगे, अब नॉर्मल लॉस बोलते हैं उसे। सॉरी। So depreciation is an expense, so must be debited in the journal entry. अगर depreciation, एक बात और मैंने कही थी कि depreciation कब लगाया जाता है, एक तो एनुअल बेसिस पे लगाया जाता है, एक ऑन द डे ऑफ क्लोजिंग लगाया जाता है। तो जब जर्नल एंट्री पास की जाएगी तो डेप्रिसिएशन क्योंकि एक्सपेंस है तो उसे डेबिट करना चाहिए, क्योंकि जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और इस एक्सपेंस का नाम क्या है, डेप्रिसिएशन। सो डेप्रिसिएशन इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द डे ऑफ क्लोजिंग, राइट। ये ऐसा नहीं कि डेप्रिसिएशन आज मेरा बर्थडे है और अकाउंटेंट साहब कहे जी सर जन्मदिन मुबारक हो, तो क्यों ना आज अच्छा मूड है, तो डेप्रिसिएशन ही कैलकुलेट कर लेते हैं जितने भी फिक्स एसेट्स पड़ी हुई हैं दुकान पर। मैंने कहा यार अजीब आदमी है, डेप्रिसिएशन क्लोजिंग वाले दिन लगाया था 31 मार्च को, तो मेरे बर्थडे पे लगाओगे आप। द फॉलोइंग पॉइंट्स आर कंसिडर्ड व्हाइल कैलकुलेटिंग एनुअल और ईयरली डेप्रिसिएशन। अब जब डेप्रिसिएशन लगाया तो क्या दिखाया था, एक तो परचेज प्राइस ऑफ द एसेट्स और एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द एसेट्स, और एक लगाया था रीसेल वैल्यू ऑफ द एसेट्स एट द एंड ऑफ द यूजेस। अब इसमें एक नई चीज और डेप्रिसिएशन में करता हूं, पहले मैं क्या मान रहा था फॉर एग्जांपल 50,000 का आज लैपटॉप खरीदा और उसकी एस्टिमेटेड लाइफ है 5 इयर्स। हम ये मान के चले थे कि जो आज 50,000 का लैपटॉप है वो 5 साल बाद जीरो हो जाएगा, तो 5 साल में हमें टोटल कितना नुकसान हो जाएगा, 50,000 रुपीज का। तो पर ईयर नुकसान कितना हो गया, 10,000 रुपीज का, क्योंकि उसमें मैंने ये मान लिया कि उसकी रीसेल वैल्यू आफ्टर 5 इयर्स इट विल बी जीरो। तो आज का मेरा परचेज प्राइस क्या है, 50,000, और वर्किंग लाइफ कितने साल तक चलेगा, 5 इयर्स, और रीसेल वैल्यू क्या है एट द एंड ऑफ द यूसेस, जीरो। पर ऐसा भी तो हो सकता है, हमने एस्टिमेट लगाया है कि आज जो लैपटॉप आया है वो 50,000 रुपीज का आया है, इसकी वर्किंग लाइफ कितनी है, 5 इयर्स, और 5 इयर्स के बाद अगर हम चलाएंगे, चलाने के लायक नहीं रहेगा क्योंकि ये खर्चे बहुत मांगेगा, इससे बेहतर है कि नया खरीद लो। तो मैंने कहा अगर हम इसे बेचना चाहें तो कह रहे हैं इसके पार्ट्स बिक जाते हैं, स्क्रीन वगैरह इसकी खराब नहीं होती, स्क्रीन आपकी बिक जाएगी। ये जो पार्ट्स हैं, कुछ लोग जो कबाड़ी होते हैं वो ले जाते हैं इसे, जो इलेक्ट्रॉनिक के कबाड़ी अलग होते हैं, वो 10,000 रुपीज में ले लेंगे इसको, इसका कीबोर्ड काम आ जाता है, वट एवर इट इज। तो मैंने कहा इसका मतलब 50,000 वाली चीज आफ्टर 5 इयर्स कितने की बन जाएगी, 10,000 रुपीज की। मतलब 50,000 वाली चीज कितने में बनेगी, 10,000। तो मेरे को नुकसान कितना हो गया, 40,000 रुपीज का, कितने सालों में, 5 सालों में। तो एक साल का नुकसान कितना हुआ, 8। 5 इयर्स का डेप्रिसिएशन कितना हो गया, 40,000, तो 1 ईयर का डेप्रिसिएशन कितना हो गया, 8,000। तो डेप्रिसिएशन हर साल हम 31 मार्च को कितना लगाया करेंगे, 8,000 रुपीज। तो इसलिए जो उसकी रीसेल वैल्यू ऑफ द एसेट्स एट द एंड ऑफ द यूसेस वो भी जानना जरूरी है। तो आपको जब भी डेप्रिसिएशन या तो सीधा बताएगा टोटल डेप्रिसिएशन फर्नीचर 10,000, अब जनरल एंट्री कर देना। अगर वो आपको कहे नहीं कि आप खुद कैलकुलेट कीजिए, तो फिर आपको 3 चीजें जानना जरूरी होंगी कि आज उसका परचेज प्राइस कितना है, उसकी वर्किंग लाइफ कितनी है, 2 इयर्स, 5 इयर्स, 10 इयर्स, और एट द एंड ऑफ द यूसेज आफ्टर 5 इयर्स, 10 इयर्स उसकी रीसेल वैल्यू कितनी है। तो तभी आप एनुअल डेप्रिसिएशन लगा पाएंगे। सपोज डेप्रिसिएशन है किसी, एनुअल डेप्रिसिएशन है 10,000 रुपीज का, तो 31 मार्च को जनरल एंट्री क्या पास करेंगे, हमें जब डेप्रिसिएशन लगाया गया कंप्यूटर पे 10,000 रुपीज, तो इसकी जनरल एंट्री क्या होगी, तो हम क्या करेंगे, अपने वही प्रिंसिपल लगाएंगे,
हमें 2 आइटम चाहिए, 2 अकाउंट चाहिए, डेबिट और एक्सपेंस एंड लॉसेस। यस, आज 10 से डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं, ये हमारा खर्चा है, एक्सपेंस है, लॉस है। इसे एक्सपेंस बोलेंगे, लॉस तो नहीं बोलना चाहिए। और क्योंकि एक्सपेंस लॉस का ट्रीटमेंट एक जैसा होता है जनरल एंट्री में, इसलिए आप लॉस बोलो या एक्सपेंस बोलो, बट टेक्निकली इसे लॉस नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि लॉस हमेशा अनएक्सपेक्टेड होता है। और ये तो बिल्कुल हमें पता ही है कि ये लॉस होना था, ये अनएक्सपेक्टेड नहीं है। तो इस एक्सपेंस का नाम क्या है? हम कहेंगे यस, दिस इज द एक्सपेंस। इस एक्सपेंस का नाम क्या है? डेप्रिसिएशन। अब हम क्रेडिट की तरफ आते हैं। क्रेडिट और इनकम्स एंड गेन्स, नहीं भी, आज हमारी एसेट की वैल्यू कम हो गई, इनकम का तो सवाल ही नहीं पैदा था। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, आज हमारे यहाँ कुछ गया नहीं। देखा जाए तो कंप्यूटर तो नहीं गया, पर कंप्यूटर की वैल्यू गई, इसलिए कंप्यूटर को क्रेडिट कर देंगे। तो डेप्रिसिएशन डेबिट हो जाएगा, कंप्यूटर क्रेडिट हो जाएगा। जनरल एंट्री क्या होगी? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट 10,000 रुपीज, कंप्यूटर अकाउंट क्रेडिट 10,000 रुपीज। जस्ट a minute. डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट 10,000 रुपीज, कंप्यूटर अकाउंट क्रेडिट 10,000 रुपीज। पर हमारा लिखने का अंदाज क्या होगा? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट 10,000 रुपीज टू कंप्यूटर अकाउंट 10,000 रुपीज। ये हमारी जनरल एंट्री हुआ करेगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू कंप्यूटर अकाउंट। समटाइम्स one more rule is applied, that is asset must be credited if it is losing value। क्योंकि हमारी जो है जितनी भी एसेट्स होती हैं जो अपनी वैल्यू लूज कर रही होती हैं, अगर एसेट आपकी 10,000 की 9,000 की रहेगी तो उस एसेट को आपको क्रेडिट करना पड़ेगा। एक ये भी रूल है, ये थोड़ा सा एडवांस है, ये हम बाद में समझाएंगे आपको ये वाली चीज। और फाइनेंशियल पोजीशन, एक इसमें आप वीडियो देखेंगे तो फाइनेंशियल पोजीशन एक वर्ड यूज किया जाएगा। फाइनेंशियल पोजीशन मींस द पोजीशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द फर्म। आप जानते हो ना, आप किसी के पार्टनर बनना चाहते हो, फॉर एग्जांपल किसी फर्म में किसी ने कहा कि मेरे पास दुकान है, आज ये मेरे पार्टनर बन जाए, मैं अकेला नहीं संभाल सकता, या मुझे और पैसे चाहिए, या एक और बंदा चाहिए। तो आप क्या देखेंगे? उसकी शक्ल सूरत होना देखेंगे, आप उसकी फाइनेंशियल पोजीशन देखेंगे उसके बिजनेस की। और फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब कितनी एसेट्स हैं और कितनी लायबिलिटीज हैं, ये एक मेन चीज होती है। और ये कहाँ से पता लगती है? बैलेंस शीट से। आप जानते हो ना, बैलेंस शीट आप इक्वेशन में कैसे बनाया करते थे? 31 मार्च को जो इक्वेशन आया करती थी लास्ट, उसको टी शेप प्रेजेंटेशन दे दिया करते थे, वो आपकी बैलेंस शीट होती थी। ऐसी होती थी कि नहीं? कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, यहाँ लिस्ट होती थी और यहाँ एसेट्स होती थी और यहाँ अमाउंट लिखे जाते थे, और दोनों साइड्स का टोटल इक्वल हुआ करता था। ये बैलेंस शीट हमेशा इसे पोजीशन स्टेटमेंट भी बोला जाता है। ये क्या बताता है हमें? फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म। फाइनेंशियल पोजीशन मींस पोजीशन ऑफ द एसेट्स एंड द लायबिलिटीज। और फाइनल अकाउंट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर वन एंड सेम थिंग। इस अकाउंटिंग साइकिल में आपको पता होगा कि हम क्या करते हैं, ट्रांजेक्शंस को जनरल एंट्रीज में कन्वर्ट कर देते हैं, और जनरल एंट्रीज को लेजर पोस्टिंग में कन्वर्ट कर देते हैं, और लेजर पोस्टिंग से ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस से फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं। उस फाइनल अकाउंट्स में छुपा होता है बैलेंस शीट और प्रॉफिट छुपा होता है। जबकि इक्वेशन में क्या करते थे? ट्रांजेक्शंस को इक्वेशन में प्लेस कर देते थे, और साल के एंड में लास्ट इक्वेशन को टी शेप प्रेजेंटेशन बना के बैलेंस शीट बना दिया करते थे, और फॉर्मूला लगा के प्रॉफिट कैलकुलेट कर दिया जाता है। पर इसका रूट थोड़ा सा अलग है इस अकाउंटिंग साइकिल का, क्योंकि अब आप डबल एंट्री सिस्टम सीख रहे हैं कि उसे कैसे। तो जो लास्ट में जो फाइनल अकाउंट्स बनते हैं, जहां से आपको प्रॉफिट पता लगता है और बैलेंस शीट पता लगती है, उसका एक और नाम है, और वो नाम क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो आपसे कोई फाइनल अकाउंट्स गए या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गए, दे आर वन एंड द सेम थिंग। ध्यान दें, जब आप फाइनल अकाउंट्स लास्ट में बनाएंगे तो उसमें दो टू स्टेटमेंट्स बाहर निकलेंगे, एक तो इनकम स्टेटमेंट और एक बैलेंस शीट। इन दोनों के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं फाइनल अकाउंट्स। इस साइकिल में क्या होना है कि ट्रांजेक्शन से जनरल एंट्री, जो अभी आप सीख रहे हैं इस समय, जनरल एंट्री से लेजर पोस्टिंग, वो बाद में सिखाएंगे आपको, लेजर पोस्टिंग से ट्रायल बैलेंस बाद में सिखाएंगे, और ट्रायल बैलेंस से फाइनल अकाउंट्स आपको बाद में सिखाएंगे। आपको थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ कि फाइनल अकाउंट्स होगा क्या, उसमें क्या क्या होंगे। दो स्टेटमेंट्स होंगे, एक इनकम स्टेटमेंट होगा, एक बैलेंस शीट स्टेटमेंट होगा। इनकम टैक्स स्टेटमेंट क्या बताएगा कि फर्म ने कितना प्रॉफिट कमाया इस साल के दौरान। बैलेंस शीट क्या बताएगी? वही जो आप जानते हो, एसेट्स और लायबिलिटी। अभी मैंने फॉर्मेट भी बताया था। So position statement and balance sheets are one and same thing. The income statement tells, जब आप फाइनल अकाउंट, about the profit earned during the year। जैसे हमें इक्वेशन में जो प्रॉफिट पता लगता था, फॉर्मूला लगाया जाता था, कौन सा? क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग माइनस फ्रेश कैपिटल। यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, ये स्टेटमेंट बताएगा आपको प्रॉफिट, वही सेम प्रॉफिट निकलता है। देखो, आप कोई भी साइकिल अडॉप्ट कीजिए, चाहे अकाउंटिंग इक्वेशन वाला साइकिल अडॉप्ट कीजिए या जनरल एंट्रीज वाला, दोनों का सेम बैलेंस शीट आएगी और सेम प्रॉफिट निकलेगा। पर अकाउंटिंग इक्वेशन का हम इसलिए नहीं बना पा रहे क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है उसे एक्सेप्ट नहीं करता। तो हमें
एक टेक्निकल अप्रोच बनानी पड़ेगी, और वो है डबल एंट्री सिस्टम, और वो जनरल एंट्री जो अब हम सीख रहे हैं. सो बैलेंस शीट tells us about the financial position of the firm at a particular time. फाइनेंशियल पोजीशन हमेशा पर्टिकुलर टाइम पे बताई जाती है कि आज के दिन 31 मार्च के दिन 2021 के दिन आज फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, क्योंकि फाइनेंशियल पोजीशन हर एक ट्रांजेक्शन पे चेंज होनी शुरू हो जाती है, तो ये पर्टिकुलर टाइम पे बताई जाती है. और मेकिंग जर्नल एंट्री ऑफ एनी बिजनेस transactions. Making journal entry of any business transaction means finding out the debit and credit aspect of the transactions. ये बात तो हम बार बार रिपीट कर चुके हैं. जर्नल एंट्री का मतलब ही क्या होता है कि हर एक ट्रांजेक्शन के दो एस्पेक्ट ढूंढना, दो आइटम ढूंढना, दो पार्ट्स ढूंढना, डेबिट एंड क्रेडिट, जिसे डेबिट एंड क्रेडिट एस्पेक्ट भी बोला जाता है. While making journal entry, to is used as a prefix to credit aspect. ये तो आपको पता ही है. जब भी हम जर्नल एंट्री करते थे क्या करते थे? कैश काउंट डेबिट टू वे, कैश काउंट को डेबिट बोलते थे, ए को क्रेडिट नहीं बोलते थे. टू ए का मतलब होता है कैश, ए काउंट क्रेडिट, तो टू लिखा जाता है एज ए प्रीफिक्स इन द बिगिनिंग उसके लिए. सो इट वाज एपिसोड नंबर 10. सो जर्नल एंट्रीज एपिसोड नंबर 11. अच्छा, अब हम बात करेंगे ड्राइंग्स की. ड्राइंग्स मीन एनी एसेट टेकन बाय द ओनर और प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज. देखो मेरी दुकान है, अगर मैं दुकान का ओनर हूँ तो मैं ही तो एसेट उठा सकता हूँ ना, मेरा सेल्समैन थोड़ा ना उठा देगा. ये तो ना अकाउंटेंट को मैंने कंप्यूटर दिया अकाउंटिंग के लिए, वो जाकर कंप्यूटर उठा देगा, ये मेरा है, ऐसा थोड़ा ना होता है. या सेल्समैन आया, ये बुक्स मेरी हैं, ये काउंटर मेरा है, ऐसा थोड़ा ना होता है. मैं ओनर हूँ, मैं ही उठा सकता हूँ ना उसे. तो ड्राइंग्स मीन्स कोई भी एसेट अगर आप बिजनेस से उठा जाते हैं तो वो आपकी ड्राइंग्स कहलाएंगे. अब जनरली लोगों को एक ये भी कंफ्यूजन होता है कि नहीं, दुकान से जब कैश निकाला जाता है उसे ड्राइंग्स बोलते हैं. नहीं, ये गलत फहमी है आपकी. ड्राइंग्स तो कोई भी आपने दुकान की एसेट उठाई वो कैसे हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल मैंने कैश उठा लिया, वो फर्म की एसेट है ना, वो मेरी ड्राइंग्स होंगी. सपोज मैंने दुकान से किताबें उठा ली अपने पढ़ने के लिए, पर्सनल यूज के लिए, या दोस्त को गिफ्ट करने के लिए, वो भी मेरी ड्राइंग्स होंगी. पर वो ड्राइंग्स किस रूप में है? गुड्स के रूप में. ऐसा भी होता है कि मैंने देखा एक रिवॉल्विंग चेयर है, वो यूज नहीं हो पा रही, तो उसे मैं घर ले जाता हूँ, मेरे काम आ जाएगी. तो ड्राइंग से जो मैंने फर्नीचर उठाया वो भी मेरी ड्राइंग्स हो जाएंगी. तो ड्राइंग्स आप देखोगे जनरली ड्राइंग्स कैन बी ऑफ थ्री फॉर्म्स: कैश, गुड्स और एनी अदर एसेट. तीसरी चौथी वो नहीं होती. और बिजनेस में आपके या वेंचर में या फर्म में कैन बी अ फर्म और ज्वाइंट स्टॉक कंपनी. ये भी अक्सर आपको सुनने में मिल जाएगा कि आप बिजनेस जो है किस स्टाइल में चला रहे हैं, आप फर्म स्टाइल में चला रहे हैं या कंपनी स्टाइल में चला रहे हैं. ये तो अक्सर आप सुनते होंगे ना कि वो कंपनी उस कंपनी में जॉब करता है जी, बड़ी अच्छी जॉब करता है, वो जी अपनी बहुत बढ़िया फर्म चला रहा है और काफी अच्छा प्रॉफिट कमा रहा है. ये फर्म और कंपनी अक्सर आपने वर्ड सुने होंगे और लोगों को अक्सर पता नहीं होता है. जो आप में से जो प्रोफेशनल्स हैं उनको तो पता होगा, वो तो कहने वाली बात नहीं है. बट जो आपके इस ग्रुप में कुछ स्कूल के स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं जो अभी 10th पास आउट किया, उन्हें भी पता होगा. पर फिर भी थोड़ा सा मैं, और मेरी ड्यूटी है कि मैं क्लियर करूं कि आप जो भी आपका बिजनेस है या वेंचर है वो या तो फर्म होगा या ज्वाइंट स्टॉक कंपनी होगा. एनी वेंचर और बिजनेस registered under Indian Companies Act is called joint stock company. Every company has got its own Companies Act. अगर आपकी फर्म है, सपोज मेरी फर्म का नाम है क्लासिक बुक स्टोर, ठीक है, मैं दिल्ली में शॉप चला रहा हूँ. कहाँ पर चला रहा हूँ? रानी बाग में. सामान कहाँ से खरीदता हूँ? दरियागंज में. ये जो बार बार मैं एग्जाम्पल उससे चेंज नहीं कर रहा, उसे प्रैक्टिकली वो मैंने क्या किया कि उस फर्म को, वो मेरी फर्म थी, और उस फर्म को मैंने क्या किया कि इंडियन कंपनीज एक्ट के अंडर उसे रजिस्टर्ड करवा लिया. तो फिर वो फर्म नहीं कहलाएगी, वो कहलाएगी ज्वाइंट स्टॉक कंपनी. या शॉर्ट फॉर्म क्या होती है उसकी? कंपनी. सो एक तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी भी हुआ करती थी किसी जमाने में, वो भी यही बेसिकली यही चीज हुआ करती थी. एनी हाउ, उसको आप छोड़िए, वी आर नॉट गोइंग टू स्टार्ट हिस्ट्री. एवरी कंट्री हैज गॉट इट्स ओन कंपनीज एक्ट. कंपनीज एक्ट मीन्स एक ऐसा किताब, एक ऐसा जिसमें कंपनीज के बारे में सारे रूल्स रेगुलेशंस लिखे होते हैं, उसे एक्ट बोला जाता है. तो हर एक कंट्री का अपना अलग अलग एक्ट होता है. जनरली हमारा जो कंपनीज एक्ट चल रहा है मेनली वो ब्रिटिश चल रहा है, क्योंकि कंपनी जो स्टार्ट की थी, ये कंसेप्ट जो था ये उनका था, ब्रिटिशर्स का था. तो वो कंपनीज खोला करते थे, तो वही वाला कंपनीज एक्ट हमने अडॉप्ट कर लिया था. बट अब तो काफी अमेंडमेंट हो चुके हैं, काफी चेंजेस आ चुके हैं उसमें, तो टाइम टू टाइम चेंजेस आते रहती हैं.
तो हर एक कंपनी का, आप अमेरिका में जाओगे उनका कंपनी से एक्ट अलग है, इंग्लैंड का अलग है, न्यूजीलैंड का अलग है, ऑस्ट्रेलिया का अलग है। तो बेसिकली सबका एक जैसा होता है, बट फिर भी अपनी कंट्री के हिसाब से थोड़े चेंजेस होते हैं। अच्छा, जो फर्म्स होती हैं, फर्म्स कौन सी होती हैं? जिनका ज्वाइंट स्टॉक कंपनी या कंपनीज में हमने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, वो फर्म्स होती हैं। वो दो टाइप की होती हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म या पार्टनरशिप फर्म। सोल प्रोप्राइटर क्या होता है? जस्ट अ मिनट। सोल प्रोप्राइटर मीन जिसमें सोल मीन्स सिंगल। देखो सोल दो होते हैं, एक तो सोल का मतलब होता है सिंगल, और एक होता है सोल आत्मा। हम यहाँ आत्मा परमात्मा की बात नहीं कर रहे। सोल मीन्स सिंगल, जिसमें एक ही प्रोप्राइटर होता है, एक ही ओनर होता है। जैसे मेरा बिजनेस चल रहा है, आई एम रनिंग द क्लासिक बुक स्टोर एंड माय नेम इज वेद बांगिया, आई एम द ओनर। मेरी सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म है। अगर मुझे लगता है कि थोड़ा बिजनेस और एक्सपेंड करना है, फिर उसके लिए मुझे मैन पावर भी चाहिए और बीच में रिस्क लेने वाला भी चाहिए, और मैं किसी और को शामिल कर लेता हूँ, उसे अपना पार्टनर बना लेता हूँ, तो वो फिर कहलाएगी पार्टनरशिप फॉर्म। तो जिसमें मालिक एक से ज्यादा हो जाते हैं, प्रॉफिट एक से ज्यादा लोगों में बंटना शुरू हो जाता है, तो वो कहलाती है पार्टनरशिप फॉर्म। अगर जिसमें एक ही मालिक होता है, उसी का लॉस है, उसी का प्रॉफिट है, तो वो कहलाती है सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म। So in the business or venture, when there is only one owner or proprietor, is called sole proprietorship firm. In the business or venture, when there are two or more owners or proprietors, that is called partnership firm. अच्छा, इसमें और थोड़ा सा, ड्रॉइंग्स आर पॉसिबल ओनली इन द फर्म्स, नॉट ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। ध्यान दे, अगर कोई बंदा कहता है कि मेरी आज 10,000 की ड्रॉइंग्स थी, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में ड्रॉइंग्स अलाउड नहीं होती, वो एक अलग उसका ट्रीटमेंट होता है। ऐसे कोई पैसे नहीं निकाल सकता है, अलाउड भी नहीं है। वो ड्रॉइंग्स अलग चीज होती हैं। ड्रॉइंग्स अगर होंगी तो पक्की बात है फॉर्म होगी। फॉर्म में क्या होता है? सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप फॉर्म। फिलहाल क्वेश्चन को, अपने चैप्टर को सिंप्लीफाई करने के लिए हम हमेशा सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म के बेस पे चलेंगे। पार्टनरशिप फॉर्म के बारे में आपको जानने की जरूरत नहीं, वो थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, वो आप 12th में सीखेंगे। पार्टनरशिप फॉर्म से अकाउंट्स वो एक अलग चीज हो जाएगी, बट है तो वही, अकाउंटिंग तो सेम चलेगी। पर अपने चैप्टर को, अपने एक्सप्लेनेशन को सिंप्लीफाई रखने के लिए, सिंपल सा रखने के लिए, हम मान के चलेंगे कि हम जितने भी अकाउंटिंग कर रहे हैं, वो एक तो फर्म की कर रहे हैं और वो सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म है। ध्यान दे, ड्राइंग्स में क्या होता है? दे आर नॉट एक्सपेंस फॉर द फर्म। ड्राइंग्स को कभी आप एक्सपेंस नहीं मानेंगे। इफ ड्राइंग्स आर इन गुड्स, इट मस्ट बी वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस, नॉट सेलिंग प्राइस। फॉर एग्जाम्पल, मैं बुक शॉप चला रहा हूँ और एक बुक में 1,000 रुपीज की लेता हूँ और आगे कस्टमर को 2,000 रुपीज की बेचता हूँ। दिस इज माई बिजनेस। तो जो मेरी बुक्स हैं उसकी कॉस्ट क्या है? 1,000 रुपीज, और सेलिंग प्राइस क्या है? 2,000 रुपीज। आज मेरे सपोज आज शाम को मेरे किसी फ्रेंड का बर्थडे है, तो मैंने कहा क्यों ना उसको एक बुक दे दीजिए। मैंने दुकान से बुक निकाली और शटर नीचे किया और अपनी गाड़ी उठाई और उसके घर पहुंच गया पार्टी पर, और उसे बुक दे दी पैक करके। ये ड्राइंग्स थी, पर ड्राइंग्स क्या है? नॉट इन कैश, नॉट इन एसेट, इट इज इन द फॉर्म ऑफ गुड्स। अब सवाल ये उठता है कि मैं ड्राइंग्स कितने की मानूं, 1,000 रुपीज की या 2,000 रुपीज की? क्योंकि उसका कॉस्ट प्राइस तो 1,000 रुपीज है, सेलिंग प्राइस कितना है? 2,000 रुपीज। तो जब ड्राइंग्स अगर गुड्स में होंगी, इट इज ऑलवेज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस। मैं उसे ड्राइंग्स 1,000 रुपीज की मानूंगा, ना कि 2,000 रुपीज। सो बी केयरफुल जब ये ड्राइंग्स है। व्हाइल मेकिंग अ जर्नल एंट्री, द ओनर्स नेम इज नेवर यूज्ड, इंस्टेड कैपिटल काउंट और ड्राइंग्स काउंट इज यूज्ड इन जर्नल एंट्री। ये पहले भी बात हो चुकी थी। अगर जर्नल एंट्री में सपोज ए स्टार्ट्स बिजनेस, ए ओनर हो गया उस फर्म का, कभी भी उस फर्म में ए का नाम नहीं लिखा जाएगा, उसके बदले में ये कैपिटल अकाउंट वर्ड यूज किया जाएगा या ड्राइंग्स अकाउंट वर्ड यूज किया। व्हेन गुड्स आर आउट बट नॉट एज सेल्स, परचेजेस अकाउंट इज क्रेडिटेड। ये एक थोड़ी सी टेक्निकल बात है जो मैं आपको स्टेज पे नहीं समझा पाऊंगा। कि देखो, जब दुकान पे जो गुड्स आउट होते हैं उसकी क्या वजह हो सकती है? दुकान से जब माल जाता है, या तो कोई कस्टमर लेगा जिसे हम सेल्स बोलेंगे, या क्या होगा, मैंने किसी को सैंपल के तौर पे दे दिया, वो एडवर्टीजमेंट कहलाएगी, या मैंने किसी को डोनेशन दे दी बुक फ्री में, और या कुछ ऐसा होता है कि दुकान से माल आउट हुआ क्योंकि किसी ने चोरी कर ली, या डैमेज होगी, आग लगी, उसमें 4 किताबें जल गई, तो वो भी किताबें आउट हो गई, स्टॉक कम हो गया मेरा। ये सारी सिचुएशन है, इसमें गुड्स आउट हो रही है, गुड्स कम हो रही है। पर जब भी गुड्स आउट होंगे, वजह कुछ भी हो, तो परचेजेस अकाउंट क्रेडिट किया जाता है। वैसे परचेज अकाउंट जब भी माल खरीदते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट होता है, पर जर्नल एंट्री में परचेज अकाउंट हमेशा डेबिट होता है। पर अगर गुड्स आउट हो जाए पर सेल्स ना हो, तो परचेज अकाउंट क्रेडिट किया जाता है। ये आप पॉइंट नोट करके रख लीजिएगा। अभी मैं इसका लॉजिकली आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, इट्स अ बिट एडवांस पॉइंट। तो अभी कुछ स्टेज के लिए
कुछ मतलब एक हफ्ते के लिए आपको जस्ट लाइक क्रैम करना पड़ेगा कि जब भी माल खरीदते हैं परचेज अकाउंट डेबिट होता है, जब भी माल बेचते हैं सेल्स अकाउंट क्रेडिट होता है। पर अगर गुड्स अगर जा रहे हैं बाहर और वो सेल्स नहीं है तो परचेज अकाउंट क्रेडिट किया जाता है। सो बी केयरफुल। गुड्स अकाउंट इज नेवर यूज्ड इन जनरल एंट्री, इंस्टेड ऑफ सेल्स एंड परचेज अकाउंट इज यूज्ड। ये पहली बात हो चुकी है। और ड्रॉइंग्स इन गुड्स इज ऑलवेज कैलकुलेटेड एट कॉस्ट, नॉट द सेलिंग प्राइस। ये भी बात हो चुकी है हमारी। चलो अब एक जनरल एंट्री है, कैश टेकन फॉर प्राइवेट यूज ₹300। आज कैश कौन प्राइवेट यूज के लिए कौन ले सकता है? कोई और तो उठा नहीं सकता कैश, वो तो मैं ही ले सकता हूँ, आई एम द ओनर। तो मैंने ₹300 आज मुझे चाहिए थे और मैंने सोचा क्यों ना एक पोलो शर्ट खरीदी जाए, सेल लगी है ₹300 की, साथ में पड़ोस में मैंने 300 निकाले, शटर बंद किया और उसकी दुकान पे पहुंच गया खरीदने। ये जो मैंने ₹300 निकाले हैं अपनी शॉप से, ये मेरी ड्रॉइंग्स इन कैश है। अब क्वेश्चन उठता है इसको जनरल एंट्री कैसे बनाया जाएगा? डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, नो ड्रॉइंग्स एक्सपेंस नहीं होते। डेबिट व्हाट कम्स इन, फर्म में अगर आज आया तो उसे डेबिट कीजिए, फर्म में आया नहीं बल्कि आज कैश गया है फर्म की नजर से, अगर आपसे डेबिट द रिसीवर, ये कैश को लेने वाला कौन है? द ओनर। तो आप रिसीवर कौन है? ओनर। मैंने आपको बताया था कि जनरल एंट्री में ओनर कभी नहीं लिखा जाता, ना उसका नाम लिखा जाता, उसके बदले में एक कैपिटल या ड्रॉइंग्स। तो आप ये क्योंकि ड्रॉइंग्स का केस है तो ड्रॉइंग्स डेबिट कीजिए। क्रेडिट और इनकम्स एंड गेन्स, अगर फर्म में कोई इनकम हुई है तो क्रेडिट कीजिए, नहीं फर्म में कोई इनकम नहीं, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। अगर फर्म से कुछ बाहर गया है तो उससे आप क्रेडिट कीजिए। फर्म से क्या बाहर गया है? कैश, क्योंकि 100 के 3 नोट चले गए जो मैंने उठाए हैं, तो फर्म की नजर से देखें तो फर्म से कैश गया ना। देखो सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट में क्या आता है, फर्म अलग, व्यक्ति है और ऑनर अलग। अगर मैं अपनी नजर से देखता हूं तो मेरे पास ₹300 आ गए, मैंने तो कैश रिसीव किया। अगर फर्म की नजर से देखता हूं तो फर्म का कैश आउट हुआ है और मेरे लिए कैश इन हुआ है। हम तो फर्म की नजर से किताबें बनाते हैं अंडर सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट, ये रूल का ध्यान रखें। तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश गया तो कैश को आप क्रेडिट कर दीजिए। तो ड्रॉइंग्स डेबिट, कैश क्रेडिट, ड्रॉइंग्स डेबिट और कैश क्रेडिट, या ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट कैश अकाउंट क्रेडिट। जनरल क्या होगा? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और दूसरी है कि गुड्स टेकन फॉर प्राइवेट यूज ₹100। ये वही वाला एग्जांपल, सपोज मैंने 100 की आज बुक उठा ली अपने दोस्त को गिफ्ट करने के लिए, तो ये क्या है? गुड्स। सपोज इसका सेलिंग प्राइस ₹200 है, तो सेलिंग प्राइस से जब भी ड्रॉइंग्स होती हैं हमें सेलिंग प्राइस से कोई लेना देना नहीं होता। जैसे हम सेल्स करते हैं ना तो हमें कॉस्ट प्राइस से कोई लेना देना नहीं होता, ऐसे जब गुड्स की ड्रॉइंग्स हो रही होती हैं हमें सेलिंग प्राइस से कोई लेना देना नहीं है। आज ₹100 की कॉस्टिंग का बुक उठा ली, गुड्स उठा लिया, सो डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, नो। डेबिट फर्म में कुछ आया, नो। डेबिट द रिसीवर कौन है? फर्म से बुक गई, माल गया, और रिसीवर कौन है? ओनर। तो ओनर की बजाय क्या वर्ड यूज करेंगे? या कैपिटल या ड्रॉइंग। कैपिटल तो है नहीं ये, बल्कि ड्रॉइंग्स का केस है तो ड्रॉइंग्स कर दिया। क्रेडिट और इनकम्स एंड गेन्स, फर्म को इनकम हुई है, नो। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यस, क्या गया? गुड्स, तो आप गुड्स को क्रेडिट कर दीजिए। पर आप जानते हो कि जनरल एंट्री में गुड्स अकाउंट ना तो डेबिट होता है ना क्रेडिट होता है। अगर डेबिट वाली साइड पे परचेज ही लिखते हैं, अगर जा रहा हो बाहर तो सेल्स लिखते हैं, सेल्स भी नहीं लिख सकते। मैंने कहा था जब भी गुड्स आउट हों तो उसे आप क्या क्रेडिट करेंगे? परचेजेस करेंगे, अगर वो सेल्स की शक्ल नहीं है। तो ड्रॉइंग्स डेबिट, परचेजेस क्रेडिट। आई एम सॉरी, मैं आपको इसका लॉजिक नहीं बता सकता अभी इस स्टेज पे कि परचेज अकाउंट क्यों क्रिएट किया जा रहा है, क्योंकि ये सीधा कनेक्टेड है फाइनल अकाउंट्स के कंसेप्ट से। वो अभी टाइम है फाइनल अकाउंट सीखने में, इसलिए मैं अभी आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा इसे। सो ड्रॉइंग्स डेबिट, परचेज अकाउंट क्रेडिट। जनरल एंट्री क्या होगी? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। ये इसका फॉर्मेट होगा, जब कैश की ड्रॉइंग्स होंगी तो ड्रॉइंग्स टू कैश 300, और जब गुड्स की ड्रॉइंग्स होंगी तो ड्रॉइंग्स टू परचेजेस ₹100। नरेशन में लिखा हो ना, बीइंग कैश टेकन फॉर प्राइवेट यूज, गुड्स टेकन फॉर प्राइवेट यूज। ये इसकी जनरल एंट्री थी। अब क्वेश्चन उठता है कि व्हाई परचेजेस? जब दुकान से माल आउट हो रहा है, परचेजेस का मतलब होता है माल खरीदना, ये आप परचेजेस अकाउंट को क्यों क्रिएट कर रहे हो? वी कैनॉट यूज सेल्स अकाउंट, वी कैनॉट यूज सेल्स अकाउंट, गुड्स अकाउंट एज वेल। So purchases account will be created, it will be further explained later at advanced level. ठीक है। जनरल, दिस वाज जनरल एंट्रीज एपिसोड नंबर 10। जनरल एंट्रीज एपिसोड नंबर 11। जस्ट अ मिनट, सॉरी।
सॉरी, जस्ट गिव मी, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया इसमें, क्योंकि इस पे काम चल रहा है, इस बुक पे थोड़ा सा क्वेश्चन बैंक वो किया जा रहा है, तो ये वर्ड फॉर्मेट में है, तो थोड़ा सा इसका अनऑर्गेनाइज्ड हो रही है ये बुक। आप जो डाउनलोड करेंगे वो जो है, तो अभी फिलहाल मैं इसमें आपको कुछ एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो सॉरी, अब इसी टाइम मुझे जो है क्लास थोड़ी सी सस्पेंड करनी पड़ेगी, कल कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल आपके नंबर 10 जो है जनरल एंट्रीज एपिसोड 11 जा चुके हैं आपके। कल जो है हम स्टार्ट करेंगे, कल सैटरडे है, एपिसोड नंबर 12 स्टार्ट करेंगे इसका। 11th इज गॉन एंड वी हैव टू स्टार्ट 12th। अच्छा, एक बात और मैं बताऊंगा आपको कि अभी काफी लोगों की, कुछ लोगों की क्लासेस मिस हो गई, तो काफी हमारे पास डिमांड आ रही थी कि ये क्लासेस जो है दोबारा शुरू करो, तो हम फिर दोबारा शुरू करें इसे। ये फ्री क्लासेस हैं जिसमें आपको फ्री ई बुक भी मिलेगी और आपको 57 वीडियोस पे भी फ्री एक्सेस मिलेगी। तो 1st to 15th हम ये वाला कोर्स फिर रिपीट करेंगे, 1 जून to 15 जून, और 90 मिनट्स की रोज क्लास हुआ करेगी। साथ ही हम 11th और 12th की भी क्लासेस स्टार्ट करें, 16th से स्टार्ट होंगी 11th और 12th की। और MWF मंडे वेडनेसडे फ्राइडे 11th की क्लासेस हुआ करेंगी, और TTS जो हुआ करेंगी वो 12th की हुआ करेंगी क्लासेस। तो 90 मिनट्स की क्लास हुआ करेगी। अगर कुछ स्टूडेंट्स जो हैं, क्योंकि हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बैच, और काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो इंटरेस्टेड हैं यहाँ पर ये ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करने का, और नहीं तो अगर आपको लगता है कि आप किसी कोचिंग सेंटर में या स्कूल वाले ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, तो आप चलते रहिए, वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको लगता है कि यहाँ पर मेरे यहाँ क्लासेस लेने से एक एडिशनल सपोर्ट मिल सकती है, मोस्ट वेलकम। आप 11th में हैं या 12th में हैं, आप किसी भी बोर्ड से हैं, डजंट मैटर, वो हम स्टार्ट कर सकते हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमें से। और जो क्लासेस होंगी, फिलहाल जो हमने डिसाइड किया है, दिस द राइट टाइम, 5:30 to 7, 90 मिनट्स की क्लास है। और अभी हमने ये डिसाइड करना है कि आफ्टर 40 मिनट्स आपको ब्रेक 5-10 मिनट का दिया जाए, क्योंकि स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, मे भी उनके लिए कुछ थोड़ी हैवी क्लास हो जाती है। अगर आप में से जो सीनियर बैठे हैं उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा होगा 90 मिनट्स के लिए, पर स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए, थोड़े जूनियर होते हैं, वो थोड़े से मुश्किल पड़ सकते हैं उनके लिए, तो वो अभी हम उस पर ऊपर वी आर वर्किंग ऑन दैट। सो आई होप यू लर्न समथिंग। फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस थोड़ी सी आप अंडरस्टैंडिंग को थोड़ा इफेक्टिव बनाने के लिए आप एक काम कीजिएगा कि पैरेलल ई बुक जरूर पढ़िएगा और पैरेलल वीडियो जरूर देखिएगा, तभी ये आपकी इफेक्टिव हो पाएगी। और आई प्रॉमिस कि आफ्टर 1 वीक आपको तीनों साइकिल आते होंगे, अकाउंटेंसी ऑलमोस्ट आपको पूरी आती होगी। आप किसी भी कोचिंग सेंटर में जाइए, किसी भी स्कूल में जाइए, किसी भी क्लास में जाइए, चाहे 11th बैठिए, 12th बैठिए या बीकॉम की क्लास में बैठिए, आपको पूरी बात समझ आनी शुरू होगी कि सामने टीचर क्या बोल रहा है। अगर आपने अकाउंटेंसी के बेसिक नहीं सीखे हुए तो आपको परेशानी होनी शुरू होगी कि टीचर क्या बोल रहा है सामने। तो ये आप क्लासेस आप ध्यान से अटेंड कीजिएगा। आपने चाहे फ्यूचर में 11th 12th ज्वाइन करना है, नहीं करना है, इट्स अप टू यू, बट अगेन आई से कि ये जो बेसिक कोर्स है इसको आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा, बहुत कुछ आपको मिलेगा इसमें, क्योंकि ये काफी कंडेंस्ड कोर्स है। ओवरऑल पूरा ओवरव्यू मिल जाएगा आपको अकाउंटेंसी का। एंड थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे, हैव ए नाइस इवनिंग, बाय बाय।